स्टैक ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ना, मतलब स्टैक ऑफ ब्लॉक्स का मतलब होता है बेसिकली कि एक ब्लॉक और उसके ऊपर एक और ब्लॉक या उसके ऊपर और एक और ब्लॉक, मतलब ब्लॉक्स की बिल्डिंग बनाना। ब्लॉक बिल्डिंग जिसको कहते हो आप, एक ब्लॉक रखो उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दो, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दो, तो आप कितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स रख सकते हो। हाँ हाँ, आयुष सहगल वो हो जाएगा, अभी रुक जाओ। तो कंसेप्ट इसका समझने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल के साइड से, न्यूमेरिकल साइड से। इसको स्टैक ऑफ ब्लॉक कहते हो। आपकी दो ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं और जिस सरफेस पर उनको रखा गया है वो फ्रिक्शनलेस दिया जा रहा है आपको डायग्राम के अंदर। लाइक यहाँ पर आप स्मूथ सरफेस देख सकते हो जिस सरफेस के ऊपर इन दोनों ब्लॉक्स को रखा है, और 2 kg और 3 kg के ये जो दो ब्लॉक्स देख रहे हो, इनके बीच में, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है। सरफेस बिटवीन द ब्लॉक्स इज रफ एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड 0.4 कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इनिशियली द टू ब्लॉक्स वर एट रेस्ट, नाउ वन ब्लॉक इज पुश्ड बाय द फोर्स। अब वो दिखाया गया आपको कि पहले ये दोनों रेस्ट पे थे, उसके बाद नीचे वाले ब्लॉक को 20 न्यूटन से आप फॉरवर्ड पुश कर रहे हो, और उसके बाद बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब इनके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, सरफेस जो नीचे है फ्लोर, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। आगे इसको भी रफ किया हुआ है मैंने, मतलब आगे एग्जांपल्स हैं जहां पर इसको भी रफ किया गया है। तो आप सीक्वेंस का वेट करना, सारी चीजें सीक्वेंस में जाएंगी, एक फ्लो में चलेंगी सब कुछ। कंसेप्ट इसका क्या है देखो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो लॉजिक है और कंसेप्ट है वो क्या है, देखो आपका द कंसेप्ट ये है कि आप ये बताओ फोर्स लगाने से पहले, मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद बताइए, बिफोर बिफोर कैपिटल एफ वाज अप्लाइड, अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कैपिटल एफ अप्लाई करने से पहले क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी है, लैंग्वेज को पढ़ करके बताना। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए और आप ये बताओ कि फोर्स लगाने से पहले क्या वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ 3 किलोग्राम बॉडी, क्या इनमें कोई डिफरेंस है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप। इनिशियली द नो सर, है ना, नहीं है, क्योंकि साफ उसमें लिखा हुआ है कि इनिशियली द टू ब्लॉक्स वर एट रेस्ट। दैट मीन्स कि फोर्स लगाने से पहले ये दोनों के पास दोनों की वेलोसिटी बराबर थी, और इनफैक्ट वो जीरो थी, एक्चुअल में इक्वल थी, बट वो इक्वल वाली वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड थी। ये क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियली द टू ब्लॉक्स वर एट रेस्ट। और फंडामेंटल नेचर आपको फ्रिक्शन का पता होना चाहिए कि फंडामेंटल नेचर फ्रिक्शन का होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो जब ये दोनों सेम वेलोसिटी पे हैं तो आप कह सकते हो कि इनके बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी कह सकते हो। सो आफ्टर कैपिटल एफ इज अप्लाइड, आफ्टर कैपिटल एफ इज अप्लाइड, उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ड्यू टू फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे आप, दैट ड्यू टू फ्रिक्शन अवेलेबल बिटवीन द टू ब्लॉक्स they might move as a single unit, हो सकता है कि चले, they might move as a single unit, that means कि as a single unit का मतलब होता है कि वो दोनों फिर से सेम वेलोसिटी पे चले, और हो सकता है कि वो अलग अलग चलें, और दे कैन मूव इंडिविजुअली। ये इसका पहला कंसेप्ट है, मतलब वो सेपरेटली मूव करें, इंडिविजुअली मूव करें, दोनों अलग अलग मूव करें, एक साथ ना मूव करें। तो इस माइट बी वाली पॉसिबिलिटी को चेक करना होता है न्यूमेरिकल्स में। माइट बी का कंसेप्ट है कि हो सकता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ चलें, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों ब्लॉक साथ ना चलें। इस पॉसिबिलिटी को चेक कैसे करोगे आप कि ये दोनों ब्लॉक साथ चल सकते हैं या फिर नहीं चल सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को न्यूमेरिकली कैसे चेक करोगे। तो देखो क्या करते हैं इसमें, मैं स्टेप्स पे लिख रहा हूँ और ये स्टेप्स आप फॉलो भी करिएगा। पहले स्टेप पर आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 पर आप ये एज्यूम करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, एज्यूम दे मूव टुगेदर, ये मानते हुए चलिए, आप एज्यूम करिए कि दे मूव टुगेदर। ये नंबर 1 स्टेप होगा आपका, ये साथ चलेंगे। नंबर 2 स्टेप, कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू, कैलकुलेट एफ आर। और स्टेप 3 वैल्यू, कैलकुलेट एफ आर जो होगा वो बाय न्यूटन लॉ होगा, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एनएलएम के थ्रू, मतलब एफ इक्वल टू एम ए लगा करके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके थ्रू निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। एंड स्टेप 3, चेक द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, चेक इफ फ्रिक्शन इज लेस देन म्यू एस इनटू नॉर्मल, या फिर इससे ज्यादा है। मतलब ये 3 चीजें होंगी। इसको भी न्यूमेरिकली मैं करके भी दिखाऊंगा, इसी न्यूमेरिकल में आपको करके दिखाएंगे। स्टेप नंबर 3 पर
स्टेप नंबर 3 पर जब आप इसको चेक करोगे तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रिक्शन की, इफ कैलकुलेटेड फ्रिक्शन वैल्यू कम्स लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन, मतलब आपका एजम्पशन राइट है। और हमारा एजम्पशन था क्या? एजम्पशन यहाँ पर हम लोगों ने ये लिया था कि दे विल मूव टुगेदर, तो ये एजम्पशन राइट मान लिया जाएगा, इसका मतलब ये साथ साथ चलेंगे। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रिक्शन की, जो फ्रिक्शन हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू अगर एक्सीड कर जाती है म्यू एस एन से, दैट मीन्स एजम्पशन ही गलत हो गया, यहाँ पर फॉल्स एजम्पशन हो गया और ये अलग अलग मूव करेंगे। ये इसके न्यूमेरिकल के 3 स्टेप होंगे। अब इसको हम एक बार करके दिखाते हैं आपको न्यूमेरिकल्स में, एक बार इस चीज को करके देखते हो। और आगे जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उनमें ये तीनों स्टेप्स फॉलो करते हुए हम लोग आज कई सारे एग्जांपल्स करेंगे। एटलीस्ट कम से कम 10 क्वेश्चन है हमारे पास आज इसी कंसेप्ट के ऊपर, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चंस का पूरा सेट है। और सेम स्टेप्स बार बार यूज करेंगे सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो बिगिनिंग में तो मैं सॉल्व करूंगा कुछ क्वेश्चंस, 1 2 3 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आगे आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको पहली बार सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ और इसके बाद लेकिन आप लोग करेंगे। तो पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 से पहले क्या करिए ना, फोर्सेस का डायग्राम देखते हैं यार कि पहले फोर्सेस दिखाओ किधर लगेंगे। तो सबसे पहले आप ये दिखाओगे कि जब आप लोअर ब्लॉक को फॉरवर्ड पुश करेंगे तो जो अपर ब्लॉक 2 किलोग्राम है वो इसके ऊपर एक अपोजिट फ्रिक्शन लगाएगा। एग्री करते हो इसके ऊपर? मतलब अगर आप फोर्सेस चेक करोगे ना कि लोअर ब्लॉक को 2, अगर लोअर ब्लॉक Yes. फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन 2 किलोग्राम बॉडी और 3 किलोग्राम बॉडी के बीच में लग रहा है, बिटवीन द 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम बॉडी, वो किस तरीके से दिखाना पड़ेगा आपको। या फिर आप ये कह ले, बेसिकली हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बन रहा होगा, यहाँ पर फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे ऑन 2 किलोग्राम बॉडी एंड ऑन 3 किलोग्राम बॉडी। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ आपसे। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना चाहते हो तो 3 किलोग्राम की बॉडी पर तो एक राइट साइड पर आप फोर्स लगा रहे हो, कैपिटल एफ वाला, जो कि 20 न्यूटन है। और ये जो 2 किलोग्राम बॉडी आप देख रहे हैं, 2 किलोग्राम बॉडी, वो इसको एक बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर जब दिखाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा यार, 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर बैकवर्ड फोर्स आएगा। ये पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि जिस पर फोर्स आप अप्लाई करोगे उस पर फ्रिक्शन अपोजिट साइड पर लग जाएगा। यानी कि 3 किलोग्राम के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो 3 किलोग्राम वाली बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में दिखाएंगे ऑन द 3 किलोग्राम बॉडी। बट फ्रिक्शन एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में आएगा तो 2 किलोग्राम बॉडी पर इतना ही फ्रिक्शन फोर्स आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। Right. तो दोनों पे दिखाओगे आप। ये पहले बोल चुका हूं एक बार, पहले भी ये लेक्चर हो चुका है, याद करिएगा। ये लेक्चर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जिस बॉडी को आप पुश करोगे उसके ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स जिस तरफ आपने फोर्स लगाया होगा उसके अपोजिट साइड पे लगेगा, और जो दूसरी वाली बॉडी होगी, मतलब दैट मींस की 2 किलोग्राम बॉडी, उस पर जिस तरफ आप पुश कर रहे हो उसी के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एमजी भी होंगे, बट वो हमने इस डायग्राम में कंसिडर नहीं किए। आप चाहो तो कंसिडर कर सकता हूं मैं, अगर जरूरत है तो। 2 किलोग्राम बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप ऊपर की तरफ दिखा दें एन, और उस एन का रिएक्शन 3 किलोग्राम बॉडी के ऊपर आ जाएगा। 2 किलोग्राम की बॉडी का वेट 2 इंटू जी यानी कि 20, 3 किलोग्राम बॉडी का वेट 3 इंटू जी यानी कि 30, और सरफेस की वजह से यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा, एनएस कह दीजिए। एनएस मतलब सरफेस का नॉर्मल, इसको एनबी कह दे रहे, ब्लॉक्स का नॉर्मल, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। ये पहला स्टेप तो आपका ये होगा बेसिकली कि फ्री बॉडी डायग्राम्स प्रॉपर्ली सही हो आपके। अब आप आइए स्टेप 1, एज्यूम करो कि ये साथ साथ चल रहे हैं, एज्यूम दे मूव टुगेदर। तो अगर ये साथ चल रहे होंगे दैट मीन्स कि ये सेम एक्सेलरेशन पे चल रहे होंगे, तो हम इनकी जब इक्वेशंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे देखो। अगर हम इनको इक्वेशंस बनाना चाहें ये मानते हुए कि जितनी एक्सेलरेशन से 2 किलोग्राम बॉडी मूव कर रहा उतनी ही एक्सेलरेशन से 3 किलोग्राम बॉडी भी मूव कर रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन लगाओ। 2 किलोग्राम बॉडी के लिए जब इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन फॉर द 2 किलोग्राम बॉडी, तो आप लिखोगे फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और 3 किलोग्राम बॉडी के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो 20 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स कि 20 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट करके ना फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें। इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, मतलब ये फ्रिक्शन की कैलकुलेशन की जा रही है यहाँ पर, कैलकुलेशन वैल्यू जी ना। आप इन दोनों ने, हाँ देखते हैं दोनों से क्या आ रहा है, 8 या 4 जो भी आ रहा है ना, व्हाटएवर। ये आप स्टेप 2 पर आए हो। देखो पहला स्टेप मैंने क्या फॉलो किया है, न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है।
इनफैक्ट 4 स्टेप होने चाहिए। पहले स्टेप पर फ्री बॉडी डायग्राम होना चाहिए, दूसरे स्टेप पर आपने ये माना है कि दोनों सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे, तीसरे स्टेप पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशंस के थ्रू आप फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और चौथा स्टेप जो आएगा वो भी देखते हैं। तो पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे के स्टेप्स पे क्या आता है ना। कुछ लोग 4 कह रहे हैं और कुछ लोग 8 कह रहे हैं। सर 8 है सर। 8 आएगी सर। आर्यन 2 into 4 आर्यन 4 ऐसा 8 न्यूटन आ रहा है ना आंसर। ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब आप चौथे स्टेप पर आओ, चेक करो कि क्या ये वैल्यू म्यूएस और एन जो फ्रिक्शन की लिमिट होती है, म्यूएस एन फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, तो क्या ये उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है या उससे कम वैल्यू आ रही है। तो अब हम चेक करते हैं म्यूएस एन। एक में कौन सा एन, फिर से बोलते हैं एक बार, कौन सा एन? तो between 2 and 3 between 2 ब्लॉक्स वाला, क्योंकि फ्रिक्शन ब्लॉक के बीच में है, ग्राउंड पे नहीं है। तो म्यूएस इंटू एन बी लेंगे आप, ठीक है, म्यूएस इंटू एन बी। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो म्यूएस जो ब्लॉक्स के बीच में है वो 0.6 दे रखा है आपको, और नॉर्मल जो ब्लॉक्स के बीच में लगेगा वो यहाँ से आएगा। नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक जो है वो 20 को बराबर करेगा, एन बी इक्वल टू 20, तो इंटू 20, दैट मीन्स की ये वैल्यू 12 न्यूटन की आ जाएगी। तो इसका मतलब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो म्यूएस एन से कम आ रही है। म्यूएस एन 12 है और आपने कैलकुलेट किया है 8 न्यूटन। तो आपका जो स्टेप था कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू म्यूएस एन से सही आ रही है, तो इसका मतलब कि जो आपने माना था वो बिल्कुल सही अजम्पशन था, मतलब आपने सही गेस किया था। करेक्ट गेस था वो कि ये दोनों बॉडीज साथ साथ चलेंगी। और ऐसे में मेरा आंसर क्या बनेगा? ऐसे में मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बिकॉज क्वेश्चन तो ये पूछा है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ये क्वेश्चन है मेरा। तो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स क्या बोलेंगे आप इसको? 12 न्यूटन बोलेंगे या 8 न्यूटन बोलेंगे? 8 सर 8 न्यूटन। क्योंकि 12 न्यूटन लिमिट है उसकी। फ्रिक्शन की लिमिट चेक कर रहे हो आप, 12 न्यूटन की मैक्सिमम लिमिट है वो। इस न्यूमेरिकल में जो फ्रिक्शन लगेगा वो 8 न्यूटन का होगा, तो इसका आंसर तो 8 आ जाएगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे 1 में या फिर 2 में, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 4। हाँ, तो आंसर आ गया 4। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स का आंसर आ गया 8 न्यूटन। समझ आया आपको ये चीज? अभी 2-3 एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। ये आंसर आया, ठीक है। बट अब मैं स्टेप लिखूंगा नहीं, एक बार मैंने स्टेप लिख दिए हैं, है ना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। और आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे, करीब 8-10 क्वेश्चंस करने हैं हमें। देव, मैंने दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम लिया है, मैंने उनको सिस्टम मान करके सॉल्व ही नहीं किया है। सिस्टम मान के भी कर सकते थे, मैंने सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाई है इंडिविजुअली, इसीलिए फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। 2 किलोग्राम का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, 3 किलोग्राम का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, और मैं उनको 2 इंडिपेंडेंट बॉडीज मान के चल रहा हूँ, और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स एज एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर। फ्रिक्शन एज ए इंटरनल तब काम करेगा जब आप 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम को कंबाइन करके ये कह दें कि एक 5 किलोग्राम की बॉडी चल रही है, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर फ्रिक्शन एज इंटरनल फोर्स काम करेगा। तो तरीका इसका ध्यान रखना, तरीके में क्या करना है ना, आपको सेपरेट ब्लॉक्स कंसिडर करें। कंबाइंड वाला सिस्टम भी आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, कुछ अभी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर आगे बताते हैं। इसका छोटा तरीका भी बताएंगे आपको। सर जी सर हो गया कोई बात, समझ आ गया। ठीक है, चलिए इसमें बताओ भाई फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, सब कुछ डेटा चेंज कर दिया है मैंने थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया है। ऊपर 4 किलोग्राम, नीचे 6 किलोग्राम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है इसमें, और कुछ नहीं है। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, बाकी सब आइडेंटिकल चल रहा है। तो अब हम फास्ट करेंगे यार, अब हम फास्ट करेंगे। अब फटाफट आप मुझे बताएंगे कि 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेगी, और 6 किलोग्राम बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। अब जल्दी से इसको करेंगे फास्ट। सर न्यूटन की और ग्रेविटी। तो हाँ, 4 किलोग्राम बॉडी पर तो एक नॉर्मल एन ब्लॉक्स वाला लगेगा, और mg 40 फ्रिक्शन न्यूटन, और फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा 4 पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड फ्रिक्शन। 6 किलोग्राम पर 70 न्यूटन फॉरवर्ड, फ्रिक्शन बैकवर्ड, ठीक है। नॉर्मल ब्लॉक्स वाला नॉर्मल नीचे की और ग्रेविटी और सर mg सरफेस, और एमजी ग्रेविटी 16 न्यूटन। ठीक है। अब ये शायद लिमिट वाला है एकदम। यस सर, ये लिमिटिंग वैल्यू लग रही है, लिमिटिंग वैल्यू आएगी। राइट, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा पहला स्टेप है, ये मान लेते हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे। अब मैं लिखूंगा नहीं इसको, एज्यूमिंग कि दोनों एक्सेलरेशन सेम आ रहे हैं। फटाफट इक्वेशन लिखो आप। 4 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन F इक्वल्स टू 4a, 6 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन हो जाएगी 70 माइनस F इक्वल टू 6a।
कैलकुलेट करो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, फ्रिक्शन की वैल्यू 28 न्यूटन 28 न्यूटन 28 अच्छा, और आप इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि म्यू एस एन चेक करो, तो म्यू एस 28 एन 0.6 और नॉर्मल जो ब्लॉक्स वाला है, ठीक है जी 40, 0.7 है। तो 0.7 होगा सॉरी 0.7 0.7 into 40 28 28 तो मैक्सिमम 28 है, और आपने ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, फ्रिक्शन की कैलकुलेटेड वैल्यू 20, assumption सही है यानी आपका सही है एजम्पशन सर। फिर से सही एजम्पशन आ गया, बराबर आ जाते हो, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटेड वैल्यू म्यू एस एन की वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, बराबर हो सकती लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब एक बार फिर आप लकी साबित हुए कि जो आपने माना था वो सही हो गया, आपका गेस फिर से सही हो गया इस बार। और अब की बार आंसर क्या Yes, दोगे, sir. अब की बार आंसर क्या देंगे इसमें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू 28 न्यूटन हुई, और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये फिर आप 7 जी, ये बड़ा सिस्टमैटिक वे बता रहा हूँ तुमको, अगर इस सिस्टमैटिक वे से आप चलोगे ना तो चाहे जितने मर्जी ब्लॉक लगा दो आप, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक, प्रॉब्लम कभी नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी मूव करके आज इस टॉपिक को क्लोज करेंगे जल्दी से। सेम हो गया, फिर से एक बार डेटा चेंज हुआ है और कुछ नहीं किया गया है, बट इसमें अगर हम अब आप और फास्ट कर सकते हो चाहो तो, है ना, अब आप थोड़ा सा मेंटल लेवल पर भी सोच सकते हो कि 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम की बॉडीज, आप चाहो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के साथ साथ स्पीड बढ़ाओगे आप। 3 किलोग्राम बॉडी नॉर्मल ऊपर, 30 नीचे, है ना, जैसे जैसे आपकी स्पीड प्रैक्टिस होती चली जाएगी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। 3 किलोग्राम पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, 2 किलोग्राम बॉडी पर आए तो 20 डाउनवर्ड, नॉर्मल बाय सरफेस ऊपर, नॉर्मल बाय ब्लॉक नीचे, 30 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड और फ्रिक्शन बैकवर्ड, राइट। अब दोनों को आपने एक्सेलरेशन ए माना, इक्वेशंस बनाई, F इक्वल टू 3a ऊपर वाले ब्लॉक की इक्वेशन हो गई, और 30 माइनस एफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए लोअर ब्लॉक की इक्वेशन हो गई। कैलकुलेट करते हैं कि फ्रिक्शन कितना आएगा इससे। 18 न्यूटन 18 न्यूटन 18 न्यूटन 18, assumption wrong हो गई। और जबकि assumption हाँ, रॉन्ग और है F की अलग मैक्सिमम अलग वैल्यू चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू, 15 न्यूटन 15 न्यूटन न्यूटन हाँ, तो ये 0.5 इंटू 30 यानी 15, इसका 30 आपने जो कैलकुलेट किया है काइनेटिक वो, फ्रिक्शन लगने लगेगा। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि यार assumption wrong इस बार हमारा एजम्पशन गलत हो गया, इस बार ये एजम्पशन गलत हो गया कि ये सेम एक्सेलरेशन पे चलेंगे, ये एजम्पशन ही गलत हो गया। तो तरीका लेकिन यही था, क्योंकि हमें पहले से मालूम नहीं है ना कि जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमको पहले से ये मालूम नहीं होता है कि ये साथ चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो हमारी मजबूरी है, आप कह सकते हो कि हमारी कंस्ट्रेंट है कि हमें एजम्पशन लेके पहले चेक करना पड़ता है अपने आप को कि ये क्या ये कैपेबल है एक साथ चलने के लिए। चेक कर लिया पहले 2 एग्जाम्पल में तो हम लकी थे कि हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही आ गया, तीसरे में थोड़ा सा बैड लक आ गया हमारा कि जो माना जो गेस किया वो गलत हो गया। तो कई बार होता है कि आप 4 बार चीजें गेस करोगे तो एक बार गलत तो हो ही जाएगा कभी। तो मान लेते ठीक है इसमें एजम्पशन गलत हो गया, और एजम्पशन गलत होने का मतलब आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। दैट मीन्स जैसे ही आपका एजम्पशन रॉन्ग प्रूफ हो जाए आप एक कंक्लूजन पे आ जाना। रॉन्ग एजम्पशन के बाद आप इमीडिएटली एक कंक्लूजन पे आ गए, और वो कंक्लूजन क्या है कि फ्रिक्शन स्टैटिक वाला नहीं लगेगा। काइनेटिक लगेगा। जी, इसका मतलब रॉन्ग एजम्पशन होने के बावजूद भी आपका फायदा है कि अब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो फ्रिक्शन इन 2 ब्लॉक्स के बीच में लगेगा वो काइनेटिक वाला लगना चाहिए, स्टैटिक लग ही नहीं सकता यहाँ पर। और अगर वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो उसकी तो एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो फिर भी एक मिनिमम और मैक्सिमम होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स तो एग्जैक्टली डिफाइंड है, उसकी एक यूनिक वैल्यू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल के हिसाब से कहते हो आप। और ये कितनी आएगी अगर हम डायरेक्टली देखें तो म्यू के 12 आएगी 0.4, 12 न्यूटन तो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन हो गया। तो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स मिल गया। जब आपको ये मालूम चल गया कि फ्रिक्शन 12 है तो अब आप थोड़ी अपनी इक्वेशंस बदल दीजिए, ठीक है। जब ये मालूम चल गया कि ये फ्रिक्शन 12 न्यूटन लग रहा है यहाँ पर, तो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स और 3 किलोग्राम की बॉडी, कितना एक्सेलरेशन बनेगा इसके ऊपर? सर इसका एक्सेलरेशन 4 समझ गए? मतलब जब मेरा एजम्पशन गलत हो जाएगा, मेरा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, उसके बाद मैंने कहा कि यार ये फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया, और उसके बाद मैंने ये कहा कि इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम बॉडी कैन नॉट बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी। तो मैंने कहा लेट एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम इज a1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम इज a2, और अब मैं इनकी इक्वेशंस बना देता हूँ न्यूटन लॉ के हिसाब से। तो न्यूटन लॉ के हिसाब से a1 की जो इक्वेशन बनेगी मतलब 3 किलोग्राम की, वो F इक्वल टू 3
जहां पर आपने a लिखा था वहां पर आपको a1 करना होगा। तो f इक्वल टू 3 टाइम्स a1, और दूसरे वाले में क्या था हमारे पास इक्वेशन, 30 माइनस एफ बराबर 2a था, उसको आप a2 कर दें, 30 माइनस एफ इक्वल टू 2a2। लेकिन अब आप f की जगह पर क्या 9 रखेंगे, f की जगह क्या रखोगे यहाँ पर, f, ये जो f है, सर Kinetic काइनेटिक friction फ्रिक्शन की value. जो वैल्यू है 12 न्यूटन। 12 एफ न्यूटन। के रखेंगे सर काइनेटिक। 12 न्यूटन। तो आप यहाँ पर 12 रखिए, f की वैल्यू 12 रख दीजिए, यहाँ पर भी 12 रख दीजिए, और अब आप कैलकुलेट कर लो, a1 की वैल्यू हो जाएगी 4 सर मीटर। 4 और 9 आ रहा है। 9 आ रहा है सर A2। 9 मीटर, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू a2। ये इसका सीधा सा लॉजिक है। अजम्पशन सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, फ्रिक्शन काइनेटिक मिल गया। अच्छा एक प्रॉब्लम समझो ना, एक्चुअली क्या होगा, आप एक नोटिस करिए, आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, ध्यान से सोचो आप कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं आपकी। अगर आप एनएलएम की इक्वेशन बनाओगे तो एक आप 3 किलोग्राम की इक्वेशन बना सकते हो और एक 2 किलोग्राम की। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या क्या निकालने को कहा जा रहा है आपसे, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, तो कितने ब्लॉक, Acceleration and एक मिनट, कितने ब्लॉक है हमारे पास, दो इसका मतलब तो 2 ब्लॉक। इसका मतलब दो दो एक्सेलरेशन निकालनी ना आपको, यस सर। और फ्रिक्शन भी निकालना है। तो टोटल कितनी चीजें निकालनी है मेरे को, तो 3 3 चीजें। और आपके पास इक्वेशंस कितनी हैं, 2 तो कैसे निकालोगे, दैट मीन्स कि इनमें से कोई एक चीज, एक इक्वेशन और बनेगी, और वो एक, भाई दो इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो सॉल्व हो नहीं सकते कभी। तो हर न्यूमेरिकल में दो बातें होंगी, या तो आपके सेम एक्सेलरेशन मिल जाएंगे। भाई आप देखो ना, a1 a2 और फ्रिक्शन 3 अननोन है, तो a1 a2 फ्रिक्शन 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए। तो या तो एक इक्वेशन ये बनेगी कि a1 बराबर a2 हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा कि दोनों ब्लॉक साथ चलने लगेंगे। तब आपके दो ही वेरिएबल हो गए ना, अगर a1 a2 बराबर हो गए तो 3 वेरिएबल की जगह आप 2 वेरिएबल बनी आगे, अगर a1 a2 बराबर हुए। और अगर a1 a2 इक्वल नहीं है तो ऑलरेडी आप दो अननोन्स तो पहले से ही लेके बैठे हो, a1 a2, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। तो फिर तीसरी वैल्यू आपको नोन हो जाती है, फ्रिक्शन की वैल्यू मालूम चल जाती है कि वो काइनेटिक वाला होगा। नहीं समझे बात आप मेरी, ये बात समझ में आ रही है कि आपको ये आइदर फ्रिक्शन, यस अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अननोन होता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में तो आप ये कहते हो कि ये 0 से लेकर के और सब मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, तो अननोन हुआ ना, रेंज पता है उसकी, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पता उसकी। तो अगर इनके बीच स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन एक अननोन क्वांटिटी हो गई, तो a1 a2 को बराबर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैथमेटिकली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे 3 वेरिएबल्स फ्रॉम 2 इक्वेशंस। और अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो फिर ये नोन हो गया, अगर फ्रिक्शन काइनेटिक है तो नोन है फिर, और तब a1 a2 बराबर नहीं होंगे। बात समझ में कि दोनों बातें एक साथ कभी नहीं आएंगी कि a1 a2 इक्वल भी हो जाए और फ्रिक्शन स्टैटिक भी लग जाए, ये तो होगा ही नहीं कभी। मैं सॉरी, a1 a2 इक्वल हो जाए और फ्रिक्शन काइनेटिक लग जाए, सॉरी, a1 a2 इक्वल हो और फ्रिक्शन काइनेटिक हो, ये तो कभी नहीं होगा। इसीलिए एजम्पशन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आइए। अब हम लोगों ने अभी तक के सारे एग्जांपल में लोअर ब्लॉक को पुश किया था, देखो आप नीचे वाली ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे थे। अब आपके अगले एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ब्लॉक को फोर्स कर रहा हूँ, अपर ब्लॉक पर, जो ऊपर ब्लॉक है इसको फोर्स लगाइए ऊपर 2 किलोग्राम वाली बॉडी पर, और देखो क्या रिजल्ट बनेगा। तो आप चाहे लोअर ब्लॉक को पुश करो चाहे अपर ब्लॉक को पुश करो, कंसेप्ट तो सब में एक ही लगाना है मेरे को, एक ही मेथड है मेरे पास, लॉजिक एक ही है। तो फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट ड्रॉ करते हैं इसमें। और मतलब ये देखो, हमारे को तो आप लोग को समझाना है इसलिए मैं स्क्रीन पर लिख भी रहा हूँ आपको, लेकिन आप अपने लेवल पर चाहो तो इसको माइंड लेवल पर भी फ्री बॉडी डायग्राम को सोच सकते हो कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो मैं तो बिकॉज टीचिंग करनी है मेरे को, तो टीचिंग करनी है तो मेरे को तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके, लेकिन आपको सेलेक्ट होना है एग्जाम्स में, तो थोड़ी सी हैबिट ये डालो कि फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको मेंटल लेवल पर बन जाए आपसे, क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अच्छा, अब 2 किलोग्राम बॉडी जो ऊपर है उस पर आप 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो जरा फ्रिक्शन की डायरेक्शन दो। अब की बार आप 2 किलोग्राम, आप 2 किलोग्राम को पुश कर रहे हो आप, तो फ्रिक्शन 2 किलोग्राम पर किधर लगेगा? तो पीछे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो फिर 3 वाले पे फॉरवर्ड लगेगा। आगे राइट साइड। अब मान लो कि सेम एक्सेलरेशन पे चल रहा है, एज्यूम करो, एज्यूम दैट दे आर एट सेम एक्सेलरेशन, मतलब इसको भी ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया। सॉल्व करते हैं। 2 किलोग्राम बॉडी की इक्वेशन बन गई 15 माइनस एफ इक्वल टू 2a, 15 माइनस एफ इक्वल टू 2a, 2 किलोग्राम, और 3 किलोग्राम बॉडी का हो गया एफ इक्वल टू 3a। कैलकुलेट करो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है। सर 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन। और चेक करो एफ की मैक्सिमम वैल्यू जो कि म्यू एन है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम 30 है। तो 0.6 म्यू एस है, और नॉर्मल जो ब्लॉक के बीच में लगेगा वो इस वाले से आ जाएगा 20 के बराबर। तो 0.6 इंटू 20, नॉर्मल ब्लॉक 12 सर है। 12। हाँ, तो तब भी आपकी, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अरे भैया कैलकुलेटेड वैल्यू 9 न्यूटन है और मैक्सिमम वैल्यू 12 अच्छा न्यूटन है। हाँ सर लेस है। तो आपका एजम्पशन सही हो गया। assumption करें। यस सर। एजम्पशन सही, तो फिर मेरी मेहनत सही हो गई। अब मुझे दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एजम्पशन गलत होने पर दर्द होता है, लेकिन एजम्पशन सही हो गया, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आंसर सामने है कि फ्रिक्शन फोर्स तो वो वाला होगा जो कैलकुलेट किया है तुमने, 9 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक में दोनों बराबर, दोनों सेम एक्सेलरेशन पे हो गए, 9 न्यूटन। 3 हो जाएंगे। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। यही काम करिए आप। अगर एजम्पशन गलत हो गया तो कोई बात नहीं भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा करके A1 A2 निकाल दो। एजम्पशन सही हो गया, वेल एंड गुड, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन वहीं पर पूरा हो गया। कुछ और का आगे करना ही नहीं मेरे को। सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली चलिए इस क्वेश्चंस में। बहुत ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में कभी कभी कंसेप्ट बिगड़ जाता है मेरा। आंसर बताओ अब नेक्स्ट वाले का। चलो वेट करूंगा आपके आंसर्स का। आप लोग करके बताएंगे मेरे को आंसर क्या आ रहा है इसका। चलिए ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जब बना लोगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, और उसके बाद सीधा सीधा ये है फ्रिक्शन 24 आएगा जी। तो अब इसको क्या यस करेंगे? सर, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना आ रहा है। assuming same acceleration, first of all assume the same acceleration value and write the equation। तो 13/2 आएगी एक्सेलरेशन पे 4 हाँ। kg वाले की। यस ठीक है। 13/2 4 kg की आ रही है। ठीक है, ठीक है। 4 किलोग्राम की इक्वेशन हो गई 50 माइनस एफ इक्वल टू 4a, और 7 किलोग्राम की इक्वेशन हो गई एफ इक्वल टू 7a, दैट्स ऑल। और इससे कैलकुलेट करते हैं एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रिक्शन अगर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हो कि कितना बनेगा इन दोनों इक्वेशंस के तो बेसिस पर, 350/11। 350/11। तो 350/11 न्यूटन। ठीक, और उसके बाद एफ मैक्सिमम देख लेते हैं कितना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए म्यू एस 0.7, और नॉर्मल ब्लॉक 0.6। एनबी की वैल्यू चाहिए, एनबी की वैल्यू 40 है, यानी कि 28 न्यूटन। तो क्या वो 350/11 28 न्यूटन से ज्यादा है या कम है? सर ज्यादा कम है। ज्यादा है। आधा है। अब भैया ज्यादा है। 350/11 डिवीजन करना सीखो पहले। 350/11 जो आएगा 31 point something। 31.8 है। तो इसका मतलब एफ कैलकुलेटेड बड़ा हो गया एफ मैक्सिमम से। तो Yes. ऐसा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फ्रिक्शन तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। एंड दैट मींस कि रॉन्ग एजम्पशन हुआ आपका। कोई बात नहीं, रॉन्ग एजम्पशन में भी बेनिफिट हुआ है। रॉन्ग एजम्पशन में आपको बेनिफिट ये हो गया कि आपको क्या मालूम चल गया? काइनेटिक फ्रिक्शन कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। दोनों की अलग अलग है। हाँ, तो इसका मतलब, इसका रॉन्ग एजम्पशन के बाद आपको एक फायदा ये हो गया कि नाउ वी आर क्लियर विद द नेचर ऑफ फ्रिक्शन, दैट यस फ्रिक्शन इज काइनेटिक। So if friction is kinetic, you can write at mu k multiplied by the normal force. Mu k 0.6 है अब की बात, तो 0.6 into normal, 24। 24। तो इसका मतलब फ्रिक्शन 24 न्यूटन है। समझ आया बात आपको? यस सर। यस। एजम्पशन सही हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं हुआ तो भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं हुई मेरे को। तो ठीक है, फ्रिक्शन मालूम चल गया 24 न्यूटन, और जब फ्रिक्शन मालूम चल गया फिर दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम सामने बने हुए हैं, अलग अलग एक्सेलरेशन हो जाएंगे, 6.5 3.2 है ना? यस 26/4 and 24/7। हाँ, कि अब आप क्या करोगे? अगर फ्रिक्शन चलो मालूम चल गया तो अब आप क्या करोगे ना, कोई बात नहीं, 4 किलोग्राम बॉडी के लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे? 4 किलोग्राम के लिए 50 माइनस -54 equals to -24 4 है 1 एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम,
और 7 किलोग्राम के लिए तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा वहां पर। 24/7 तो 24/7 कितना अच्छा नंबर आया सोचो। ए 7 किलोग्राम अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलिए, ये एक क्वेश्चन है जो काफी फेमस क्वेश्चन भी है और कई बार पूछते भी हैं। अब इसका आंसर, एक बात देखो आप, अच्छा एक पीछे आप एक चीज समझा दें। अब आपको थोड़ा सा फास्ट भी होना है, मेथड भी फास्ट करना है आपको। जब जब ये साथ चल रहे हैं आपके, मतलब जब जब हमारा एजम्पशन सही होता जा रहा है, जब जब आपकी ये एजम्पशन करेक्ट हो रही है कि ये बॉडी साथ चलेंगी, तब तब आप एक्सेलरेशन के आंसर देखो क्या आ रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक कितना आ रहा है आपके पास? तो सिस्टम कंसिडर करके आएगा। सेम आ रहा है सर। नहीं वो तो आ रहा है, लेकिन जितना आप उनको पुश, जैसे 20 न्यूटन से पुश कर रहे हो ना, तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 3 5 20/4। जब जब आपका एजम्पशन सही है तब तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आ रही है? सिस्टम लेके ही आ जाएगा वो। है ना, सिस्टम लेके आ रही है। और जानते हो क्या हो रहा है? अच्छा एक और चीज बताएं तुमको, ये जो सिस्टम लेने वाली, अच्छा एक एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। ये सिस्टम लेने वाली बात भी मैथमेटिक्स के थ्रू आ रही है। कैसे आ रही है देखो, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में एक प्रॉपर्टी होती है। देव हाँ रुको तो बच्चा, एक बता रहे हैं, ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। आपका रेशियो प्रोपोर्शन जो होता है ना, अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पता हो तो वो समझाता हूँ। देखिए, ये कहते हैं कि अगर A/B बराबर C/D हो, A/B = C/D, तो आप इसको कहते हो कि इट कैन बी A + C डिवाइडेड बाय B + D। कह सकते हो? यस सर। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो, पढ़ा आप लोगों ने। तो अब देखो यहाँ पर यही चीज कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं, फिजिक्स में कोई नई चीज नहीं की जा रही है। सिस्टम उस्टम आप अपना इतना परेशान मत होइए। देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू बन रही है F डिवाइडेड बाय 2, F मतलब फ्रिक्शन, फर्स्ट इक्वेशन से। और सेकंड इक्वेशन से क्या बन रही है? फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन इट इज 20 - F डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, ये वही तो हो गया A/B = C/D। तो A और B ऊपर न्यूमरेटर साइड कर लो, दोनों रेशियो के न्यूमरेटर ऐड कर दो, कितने हो गए? 20/5। तो इट इज इक्वल टू 20/5। कोई नई चीज थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। ये नहीं एक्सेलरेशन 20/5 कर रहे हो, वो अल्टीमेटली कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ही है। थोड़ी सी मैथ लग गई है उसके अंदर, और कुछ लोग इसको डायरेक्टली कंसेप्ट बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई जादू है, मैजिक है, वो कोई मैजिक वैजिक कुछ नहीं है। देखो वो सिंपल मैथ है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी लगा करके आप डायरेक्ट कह सकते हो कि एक्सेलरेशन 20/5 आएगा। आई बात समझ में इसकी? यस सर। यस सर। तो ये कोई ऐसा बहुत मैजिकल चीज नहीं है कि यार हमको नहीं आती। और मैं अब इस चीज को यहाँ पर करके दिखाता हूँ तुम्हें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, क्वेश्चन कह रहे हैं कि m की कौन सी वैल्यू के लिए द होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। अब तो इसमें कोई एजम्पशन की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें बता ही दिया गया। इसमें खुद कह रहा है कि साथ चल रहे हो, खुद कह रहे हो कि मूव टुगेदर। तो मूव टुगेदर का मतलब ये हो गया कि तीनों ब्लॉक, सिस्टम की बात कर रहा है, होल सिस्टम, पूरा सिस्टम कह रहा है वो। इसका मतलब अगर इस 2 किलोग्राम बॉडी में A एक्सेलरेशन है, तो 3 किलोग्राम के अंदर भी A एक्सेलरेशन है, और इस M के अंदर भी A एक्सेलरेशन है। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये तीनों में सेम एक्सेलरेशन है। ये कौन कह रहा है आपको? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तो सुननी पड़ेगी ना, अपने अपने मन से तो चलोगे नहीं। अब देखो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा नहीं, mg/5। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा नहीं। देखो आप ना मेंटल लेवल पे करिए इसको। जो कैपिटल M ब्लॉक है उसके लिए फोर्सेस आप इमेजिन कर लो मेंटल लेवल पर। एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, तो जो कैपिटल M है उसके लिए mg डाउनवर्ड और टेंशन T ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय मास m। कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा। यस सर। Yes, sir. ध्यान देना बच्चा, क्योंकि स्पीड का गेम है, जेई का एग्जाम आप देने जा रहे हो, पूरा पूरा स्पीड का गेम है, तो थोड़ा सा ये सब स्मार्टनेस चाहिए होती है। लो, जो 3 किलोग्राम बॉडी है उस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? 3 किलोग्राम बॉडी Tension. टेंशन, और उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा होगा। Yes. तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, ऊपर 2 किलोग्राम बॉडी है, ऊपर की 2 किलोग्राम बॉडी ऊपर लगेगा फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा कोई फोर्स तो होगा नहीं, खत्म हो गया। यस सर। लगा दो आप यहीं पर ना, यहीं पर वो लगाओ रेशियो वाली प्रॉपर्टी, सारे न्यूमरेटर ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? ऐड ऑल न्यूमरेटर्स, तीनों रेशियो के न्यूमरेटर ऐड करो mg बचेगा और डिवाइडेड बाय 5।
M+5 होगा। इसी को हमारी प्यारी जो डीसी पांडे भाई साहब हैं उसमें क्या कहते हैं कि न्यूमरेटर में ड्राइविंग फोर्स आ जाती है। उसको उन्होंने इसको ट्रिक बताई है कि ऊपर ड्राइविंग फोर्स लिखो और नीचे सिस्टम का टोटल मास लिख दो, जिस टोटल मास। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी फालतू ट्रिक के चक्कर में क्यों पड़ना, जो ट्रिक आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर खुद वैसे ही लिख सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी लगा करके, उसमें इतना इसको मतलब यार कमाल की ट्रिक आ गई है। तो कोई कमाल की ट्रिक नहीं है ये। सिंपल रेशियो की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आपका भी आंसर आ जाएगा। समझ गए ये? मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने कैपिटल एम के लिए लिखी हुई है, सेकंड इक्वेशन मैंने फॉर 3 किलोग्राम लिखी हुई है, और थर्ड इक्वेशन लास्ट इक्वेशन मैंने फॉर 2 किलोग्राम लिखी हुई है। इस तरीके से लिखा हुआ है, तीनों के लिए न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखी है। अब आप मुझे आंसर बताओ। चलो ये तो हो गया, ठीक है, ये सब तो आ जाएगा आंसर ना, ठीक है। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द होल सिस्टम विल मूव टुगेदर। तो आप ना लास्ट के 2 स्टेप ले लो, लास्ट के 2 स्टेप मतलब f/2 इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m+5, ये ले लो। और आप इससे m कैलकुलेट कर लो कितना आएगा f के फॉर्म में। m की वैल्यू फ्रिक्शन f के फॉर्म में निकालो कितनी आएगी। कैपिटल M इन टर्म्स ऑफ f, g को आप 10 मान सकते हो, g इक्वल टू 10 कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें जल्दी से। तो f इंटू m प्लस 5 इंटू f इक्वल टू 10 इंटू m, और मतलब मैथ है पूरी m सॉल्व करना है। तो m बराबर 5f डिवाइडेड बाय आई थिंक 10 माइनस f आ जाएगा यहाँ पर। बोलो सही है चीज है? सर वो 2 कहाँ चला गया f के नीचे का? आएगा। 20 माइनस एफ आ रहा है। अच्छा ये 2 रह गया, अच्छा ये 20 इधर रहेगा, यहाँ पर 20 और इधर यहाँ पर 20 माइनस f हो जाएगा, ठीक है। बोलो ये सही है चीज, बोलो। यस सर। सर यस सर। तो अब आप ये बताओ कि फ्रिक्शन की रेंज क्या होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? तो μs into n। और मिनिमम कितना, मतलब ये जो f है 0 होगा मिनिमम। 0 0 से लेकर के और 0.6 इंटू 20 यानी कि 12 न्यूटन। भाई किसी की साइड से नॉइज ज्यादा आ रही है, वो म्यूट कर ले अपने आप को। 12 न्यूटन, 0 या 12। तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब कैपिटल M की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और कैपिटल M की मैक्सिमम वैल्यू, एक सेकंड बच्चा रखना। कितना आएगा बच्चा M मैक्सिमम बताना? 7.5। फ्रिक्शन की वैल्यू 12 रख दो यहाँ पर, फ्रिक्शन इक्वल टू 12। तो मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा 5 इंटू 12 और डिनोमिनेटर 20 माइनस 12। कितना बता रहे हैं? 7.5। यस सर। यस सर। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल M जो है वो 0 से 7.5 किलोग्राम के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ M द होल सिस्टम विल मूव टुगेदर, तो आंसर है एनी वैल्यू विच इज इन बिटवीन 0 एंड 7.5। 7.5 इंक्लूडेड आंसर होगा इसमें। मतलब आंसर आप ये लिखेंगे मैथ के हिसाब से, M जो मैथ में आप कहते हो ना कि बिलोंग्स टू 0 to 7.5। यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के कंसेप्ट आते हैं, पढ़ा है? रेंज आया करेगी। जी हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ थोड़ा सा अलर्ट रखना पड़ता है आपको कि क्योंकि जब स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज है तो उससे लिंक्ड जो भी आंसर होगा उसकी एक रेंज आएगी हमेशा। हाँ सर, समझ आया। हमेशा ही रेंज आएगी उसकी। और सर ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी? हाँ, क्योंकि भाई अच्छा ये बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू में 0 और 12 इंक्लूडेड है या नहीं है? तो जब फ्रिक्शन की वैल्यू में 0 इंक्लूड है तो उससे M की वैल्यू में भी 0 इंक्लूड हो जाएगा। यस इंक्लूडेड ब्रैकेट देखो ना, ये ब्रैकेट लगाते हो ना, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये दो वैल्यू इंक्लूडेड है इसके अंदर। एक्सक्लूडेड वैल्यूज में यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट बनते हैं। यस हाँ, मतलब M इसके बीच में कोई भी आंसर ले सकते हो आप। नेक्स्ट पे आइए। नाउ
फिर से 2 ब्लॉक सिस्टम पर है, लेकिन अब की बार फ्रिक्शन सरफेस पर भी डाल दिया हमने। अभी तक सारे क्वेश्चंस में जो आप कर रहे थे वो जिस सरफेस पे ब्लॉक रखते जा रहे थे उन पर हाईलाइट करें आप। तो सरफेस ये हमने स्मूथ माना हुआ था कि ये स्मूथ सरफेस है। अब आप आगे बढ़ते जाओ, ग्रेजुअली स्टेप आगे बढ़ते जाओ। नाउ सरफेस भी फ्रिक्शन पे आ गया, दोनों जगह फ्रिक्शन है, ब्लॉक्स के बीच में भी फ्रिक्शन है और सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, और बाकी क्वेश्चंस वही हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें भाई, इसमें क्या कंडीशंस आएगी जहां दोनों जगह फ्रिक्शन आएगा, नीचे ग्राउंड पर भी और दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी? तो सर सिर्फ ग्राउंड वाला पहले मान के पूरा सॉल्व करेंगे? जी नहीं, इसमें हाँ, ग्राउंड वाला मान के क्या करेंगे, अच्छा बताना। जैसे ग्राउंड सर दोनों फ्रिक्शन ग्राउंड सॉल्व को करेंगे। मान लेंगे एंड फिर सर उससे कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाले ब्लॉक की फ्रिक्शन, अगर मैक्सिमम पॉसिबल से कम है या इक्वल है तो सही है assumption, वरना सर चेंज करेंगे। ठीक है देखो, ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ना फ्रिक्शन के नेचर को समझ लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेचर ऑफ फ्रिक्शन बताइए क्या होगा। नेचर ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करें कि ये किस चीज को अपोज करता है। बार बार कहते हो कि ये किसी चीज को अपोज करता है ना, तो और एक ही चीज बार बार कही जाती है कि इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन, ना बोलिएगा मोशन ना बोलिएगा, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, वर्ड ज्यादा प्रॉपर होगा यहाँ पर। तो ये बताइए फोर्स लगाने से पहले कितना मोशन था, फोर्स लगाने से पहले का स्टेटस बताओ। फोर्स लगाने से पहले जिस सरफेस पर आपने रखा है उसके पास जीरो वेलोसिटी, जो ये ब्लॉक था इसके पास जीरो वेलोसिटी, ये लिखा तो है ना, इनिशियली द टू ब्लॉक्स वर एट रेस्ट। दैट मींस कि फोर्स लगाने से पहले तो सब कुछ जीरो वेलोसिटी पर है, जितने ब्लॉक्स आप देख रहे हैं वो सब जीरो वेलोसिटी पर है। तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या करेगा, जो नीचे 7 किलोग्राम आप देख रहे हो उस पर फ्रिक्शन फोर्स इसको फॉरवर्ड मूव करने से रेजिस्ट करेगा। वो ग्राउंड वाला प्रॉपर्टी हो गया कि ग्राउंड के ऊपर अगर आप किसी बॉडी को पुश करोगे तो जो फ्रिक्शन सरफेस पर लग रहा है वो सरफेस 7 किलोग्राम बॉडी को फॉरवर्ड जाने से अपोज करेगा। तो अगर आपको फ्रिक्शन दिखाने हैं तो कैसे दिखाएंगे, अगर मैं डायग्राम दिखाना चाहूँ, पहले तो डायग्राम दिखाते हैं। 7 किलोग्राम की बॉडी पर सरफेस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड साइड लगेगा या फिर लेफ्ट साइड लगेगा। तो आंसर इसका इस तरीके से देखोगे आप कि जब आप इसको 25 न्यूटन से पुश करोगे तो 7 किलोग्राम बॉडी के चलने के प्रोबेबिलिटी किस तरफ है, मतलब वो उस सरफेस के ऊपर राइट साइड चलेगा या फिर राइट साइड। तो टेंडेंसी राइट साइड है, इसको बोलेंगे कि 7 किलोग्राम बॉडी राइट। ठीक, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आप दिखाएंगे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो आप हाँ, तो इसको हम एफ जी कह रहे हैं। एफ जी का मतलब फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड, एफ जी मतलब फ्रिक्शन बाय ग्राउंड या फिर सरफेस कहते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड होगा, फ्रिक्शन जो सरफेस पे लग रहा है। अब आइए ऊपर 4 किलोग्राम और 7 किलोग्राम की बॉडी के बीच में, उनमें फ्रिक्शन फोर्स कैसे दिखाएंगे। जो 4 किलोग्राम और 7 किलोग्राम की बॉडीज हैं उनमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। तो देखो अगर हम 7 किलोग्राम बॉडी को पुश करेंगे तो वो 4 किलोग्राम के रिलेटिवली किधर चला जाएगा, ये वो कंसेप्ट हो गया। देखिए 7 किलोग्राम बॉडी को अगर आप पुश करोगे और 7 किलोग्राम बॉडी मान लो आगे चली जाती है क्योंकि आप एक्सटर्नली इस पर फोर्स लगा रहे हो, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो हो सकता है कि 7 किलोग्राम और बॉडी आगे निकल जाए। तो अगर 7 किलोग्राम बॉडी आगे निकल जाए तो कोई ऑब्जर्वर अगर 7 किलोग्राम बॉडी के ऊपर खड़ा हो तो उसके रिलेटिवली 4 किलोग्राम बॉडी किस तरफ रह जाएगी, अगर लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ, तो उसको अपोज करना है, उसको अपोज करना होता है। यही फ्रिक्शन के बारे में नेचर कहते हैं कि रिलेटिव मोशन को अपोज करिए। यानी कि अगर आपको ये देखना, अगर आप ये देखना चाहते हो कि फ्रिक्शन 4 किलोग्राम बॉडी पर किस तरफ लग रहा होगा, अगर आपको ये चेक करना है कि फ्रिक्शन ऑन 4 किलोग्राम बॉडी, तो मैंने पहले भी कहा था कि फ्रिक्शन ऑन 4 किलोग्राम बॉडी होगा बाय द 7 किलोग्राम बॉडी। तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगे, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लगे, इसको अपना ऑब्जर्वर मानो जरा, और आप बताओ, और आप 4 किलोग्राम बॉडी की टेंडेंसी चेक करो क्या बन रही है। तो अगर 7 किलोग्राम की बॉडी के ऊपर कोई ऑब्जर्वर है जिसको कि राइट साइड पुश किया जा रहा है, और अगर वो राइट साइड मूव कर गया तो उसके रिलेटिवली 4 किलोग्राम बॉडी की टेंडेंसी किस तरफ जाने की होगी, लेफ्ट साइड जाने की होगी या राइट साइड जाने की? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सर। लेफ्ट साइड। तो इसके अपोजिट कर दीजिए, इसके अपोजिट, यानी कि 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जब दिखाएंगे तो वो फॉरवर्ड राइट डायरेक्शन, लगेगा। राइट साइड दिखाओगे आप 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर। तो 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो गई फॉरवर्ड।
लेकिन फ्रिक्शन हमेशा पेयर में आना है। तो ये ब्लॉक अगर 4 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन फॉलो करे रिएक्शन वाला फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा। 7 किलोग्राम बॉडी पर पीछे हो जाएगा। 7 वाले पर फ्रिक्शन फोर्स आप बैकवर्ड दिखाएंगे, F बैकवर्ड ऑन द 7 किलोग्राम बॉडी। FB, B फॉर द ब्लॉक, यहाँ जो B लिख रहे हैं ना वो ब्लॉक के लिए लिख रहे हो आप। S फॉर द सरफेस और B फॉर द ब्लॉक। ये फ्रिक्शन ब्लॉक वाला है ये, और नीचे FS मतलब सरफेस वाला फ्रिक्शन है। इसके बाद जी तो जो 7 kg पे हमने इन बिटवीन जो फ्रिक्शन है वो दिखाया है, जो वो हम जैसे पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे वैसे भी तो कर सकते थे। हाँ, वैसे भी वही चीज हुई ना कि आखिर नीचे वाली बॉडी को आप जब फॉरवर्ड पुश करेंगे तो ऊपर वाली बॉडी इसको बैकवर्ड फ्रिक्शन लगा करके रोकना चाहेगी। यस सर। हाँ, वो लॉजिक भी लगा सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे? जो ग्राउंड वाला फ्रिक्शन है और ये, तो आपके एजम्पशंस बच्चा वही होंगे। देखो एजम्पशंस क्या होंगे, देखिए फ्रिक्शन की वजह से जो भी चीजें कांटेक्ट में होती हैं वो ये चाहते हैं कि उनका कांटेक्ट जिंदगी भर बना रहे। नेचर ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन का मतलब आप इसको दूसरे सेंस में कह सकते हो कि मेंटेन द कांटेक्ट कह सकते हो, कि दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट बना रहे उनका। तो 7 किलोग्राम बॉडी किसके कांटेक्ट में है? तो 7 किलोग्राम बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में है। तो सरफेस की वजह से सरफेस की टेंडेंसी होगी कि 7 किलोग्राम की बॉडी के मोशन को अपोज किया जाए, रोका जाए उसको फ्रिक्शन की वजह से। मतलब ये फ्रिक्शन 7 किलोग्राम बॉडी को फॉरवर्ड मोशन करने से स्टॉप करेगा। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो तो डिपेंड करता है कि हमने कितनी ताकत से फोर्स लगाया है, लेकिन उसकी नेचर यही होगी टू अपोज द मोशन, आप कह सकते हो। तो अब इसमें क्या करना चाहिए आपको बता दे रहा हूं आपको न्यूमेरिकली। इसमें सबसे पहले आप एजम्पशन ये लें, फर्स्ट एजम्पशन, लेट होल सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। पहले आप ये मान लें होल सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। मैं करके दिखाता हूं इसको। और ये मान करके आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करें, ये मान करके कि कोई सिस्टम चलेगा ही नहीं, सब कुछ रेस्ट पे रहेगा। कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू। उसके बाद चेक करो उसको, चेक इफ दे आर लेस देन द लिमिटिंग वैल्यूज। तो इसको करके दिखाते हैं इसमें यार सबको, देखो कैसे करेंगे। रेस्ट वाला लॉ लगाओ, न्यूटन का रेस्ट वाला लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ लगाइए। हम ये मान लेते हैं कि 4 किलोग्राम बॉडी चली ही नहीं आगे, वो आगे बढ़ी ही नहीं। मान लीजिए कि 4 किलोग्राम बॉडी का मोशन हुआ ही नहीं, तो FB कितना होना चाहिए 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर? वर्टिकल फोर्सेस को छोड़ दो, आप नॉर्मल को छोड़ दीजिए, mg छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सब वर्टिकल डायरेक्शन के हैं। सिर्फ फोकस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस पर। और 4 किलोग्राम बॉडी पर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है आपको। 4 किलोग्राम बॉडी पर सिंगल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है वहां पर? सिंगल FB। तो अगर वो रेस्ट पर हमने मान लिया है कि रेस्ट पर है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा एजम्पशन सही हो, मैं मानता हूं कि ये रेस्ट पे है, तो मेरे एजम्पशन के हिसाब से 4 किलोग्राम बॉडी जिस पर सिंगल फोर्स FB लग रहा है उसको 0 होना पड़ेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से। बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होना चाहिए। जब एक ही फोर्स लग रहा है तो वही 0 होना चाहिए फिर। और 7 किलोग्राम बॉडी के लिए क्या करोगे आप? मतलब ये तो हो गया 4 किलोग्राम बॉडी, अगर रेस्ट पे है तो उसके लिए FB 0 करिए। और रेस्ट पर 7 किलोग्राम बॉडी भी है, उसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखो, उसमें सर एक मिनट 25 न्यूटन फॉरवर्ड। हाँ बताएं सर, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो लगेगा ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाते हो और उसके बाद भी बॉडी रेस्ट पे रहती है तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। यस सर। ये तो मैंने पहले क्लियर किया था कि अगर बॉडी रेस्ट पे है और हम कोई एफर्ट ना करें चलाने के लिए तब थोड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अच्छा ओके सर। तो 7 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 25 न्यूटन और उसके अपोजिट साइड पर लग रहा है FS और FB। अगर आप डायग्राम देखो 25 न्यूटन का फोर्स 7 किलोग्राम पर फॉरवर्ड साइड पर है, FS बैकवर्ड साइड पर है, FB बैकवर्ड साइड पर है। तो अगर आपने ये माना है कि ये बॉडी रेस्ट पर रहने वाली है, आगे नहीं बढ़ेगी, स्लिप नहीं करेगी, तो फिर ये फॉरवर्ड फोर्स और लेफ्ट साइड लगने वाले दोनों फोर्सेस, इनका समेशन, लेफ्ट साइड के दोनों फोर्सेस का समेशन और फॉरवर्ड साइड के 25 न्यूटन की फोर्स, ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में जो होना चाहिए सेम होगा, मतलब कैंसिल कर दें FS 25 प्लस FB।
बट एफ बी आप ऑलरेडी 0 कह चुके हो। एफ बी 0 है, एफ एस 25 25। अब चेक करो कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू हुई, एफ एस 25 कैलकुलेट कर रहे हो आप, एफ बी 0 आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब मैं चेक करने वाला हूं कि क्या एफ बी, देखो आपको ये पता है कि एफ बी की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, रेंज ऑफ एफ बी 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी, देखो जो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू ब्लॉक्स के बीच में, तो ब्लॉक्स के बीच में म्यूएस 0.7 है और नॉर्मल दोनों ब्लॉक के बीच वाले लीजिएगा, मतलब कि ये जो 4 किलोग्राम पे नॉर्मल लगेगा एनबी, ये 40 होगा, तो 40 इंटू 0.7 यानी कि 28 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और हम लोग कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ बी इक्वल टू 0, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, एफ एस बराबर 25 आप कैलकुलेट कर रहे हो इक्वेशंस के थ्रू, न्यूटन लॉ के थ्रू। सर पीओएस तो 0.5 दिया ना सर, क्या चीज, वो भैया ब्लॉक का है, ब्लॉक का हो रहा है अभी, ब्लॉक वाला ऊपर वाला देखो ना, सरफेस, सॉरी एक मिनट कहां पर है, हाँ ब्लॉक वाला तो 0.7 है यार, 0.5 तो नीचे वाला सरफेस है। अच्छा, सरफेस वाले फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू आप चेक करो 55। तो यहाँ 0.5 फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, लेकिन अब आप नॉर्मल सरफेस वाला लेंगे और जो सरफेस वाला नॉर्मल होगा वो 11 किलोग्राम के हिसाब से लगेगा, सम ऑफ मासेस ऑफ द टू ब्लॉक्स, तो वो टोटल 55 आ रहा है। अब आप बताओ जो आपने कैलकुलेट किया है, यस सर, ठीक है, क्या ये दोनों कैलकुलेटेड वैल्यू रेंज के अंदर नहीं है? यस सर। यस सर। तो हमारा एक्सेलरेशन सेम होगा। अरे एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा इसमें, हमारा एजम्पशन क्या था कि दोनों मतलब वो नहीं है, रेस्ट पे रहेंगे। हाँ मतलब आप वो 25 न्यूटन का फोर्स लगाइए, पूरा सिस्टम रेस्ट पे, और आंसर भी आ गए कि ब्लॉक के बीच में 0 फ्रिक्शन लगेगा, एफ बी की वैल्यू 0 आ रही है, सरफेस के बीच में 25 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा, कैलकुलेटेड वैल्यू। जब ग्राउंड पर फ्रिक्शन आ जाए, ध्यान रखना, जब ग्राउंड पर फ्रिक्शन आ जाए तो आपका पहला एजम्पशन ये हो जाएगा कि बॉडीज रेस्ट पे हैं, पहला एजम्पशन। हाँ अगर ये एजम्पशन फेल कर जाता मेरा तो हम कुछ सोचते, लेकिन अभी बाय लक कुछ अच्छे काम कर रखे हैं हम लोगों ने कि बार बार एजम्पशन मेरे सही आ रहे हैं। अब तो आपने कितने पुण्य और पाप कर रखे हैं उस पर डिपेंड करता है, ज्यादा पाप किए होगे तो एजम्पशन बार बार गलत होगा तुम्हारा। अगला एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो, सेम वैल्यूज हैं, अब की बार न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं की है, सिर्फ फोर्स की वैल्यू चेंज की है मैंने, 66 न्यूटन कर दिया यहाँ पर, देखो अब आपको समझ में आएगा, 66 न्यूटन कर दो। लेकिन आप ये मत मान के चलना कि हमने पीछे सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को, क्योंकि देखो क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, हम सीक्वेंस में चलते हैं, पेपर में सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं आता कि पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का होगा, दूसरा न्यूटन लॉ का होगा, तीसरा वर्क एनर्जी का होगा, चैप्टर के ऑर्डर में तो आता नहीं, पता चला पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है, दूसरा किसी और चैप्टर का आ गया। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन करें बिल्कुल फ्रेश तरीके से करिए, ये मानते हुए कि पहली बार इस क्वेश्चन को करा जा रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एजम्पशन, इसमें स्टेप बाय स्टेप एजम्पशन चलेंगे मेरे। फर्स्ट एजम्पशन क्या, लेट ऑल आर एट रेस्ट, मतलब फोर्स लगाने के बाद भी ऑल आर एट रेस्ट। इसमें कोई आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो भाई, अगर ग्राउंड रफ है तो क्या जरूरी है कि आप किसी चीज को धक्का देंगे तो वो चलेगी? अगर ग्राउंड रफ है, नो सर, है ना, नो सर। मिट्टी ले लो, मिट्टी, खेत में चले जाओ, खेत में, खेत से ज्यादा रफ सरफेस कोई नहीं होती, जो जहाँ पर खेती होती, किसान लोग जाते हैं, फार्मर्स, आप वहां धक्का दो किसी चीज को, चला के दिखाओ। तो रफ चीज के ऊपर किसी भी चीज को पुश करोगे तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही आएगी कि वो आगे हिलेगा ही नहीं। तो वही एजम्पशन मैंने माना है कि हो सकता है कि 66 न्यूटन उतना फोर्स ना हो जिससे कि बॉडी में मोशन स्टार्ट कर पाए हम, और हो सकता है कि मोशन स्टार्ट भी हो जाए, हमें क्या पता क्या होने वाला है। चेक करते हैं कैसे फोर्सेस दिखाएंगे। 7 किलोग्राम बॉडी पर 2 फोर्स लगाओगे, एक फ्रिक्शन सरफेस की वजह से और एक फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, एफबी, दोनों की वजह से फ्रिक्शन, और 4 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन एफबी। चलो रेस्ट पे माना है, तो रेस्ट पे अगर आप 4 किलोग्राम को कहते हो तो क्या इक्वेशन बनेगी, और रेस्ट पे अगर आप 7 किलोग्राम की बात करो तो क्या इक्वेशन बनेगी। तो 4 किलोग्राम के रेस्ट पे होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि एफबी की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि उस पर एफबी के अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है।
7 किलोग्राम को रेस्ट पे रखने के लिए आपकी कंडीशन ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला 66 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले Fs प्लस Fb के बराबर हो, लेकिन Fb को 0 कहा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Fs हमारा होना चाहिए 66 न्यूटन। अब हम चेक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी एजम्पशन था, अभी हम कंफर्म नहीं थे कि ऐसा होगा। अब हम चेक पॉइंट पर आ रहे हैं कि हम चेक करते हैं कि हमने जो माना था वो सही था कि नहीं था। सर सरफेस वाला तो FB 0 से प्रॉब्लम लेकर आ के, रही है। हाँ FB 0 से लेकर के मेरे ख्याल से 28 न्यूटन आ रहा था ना सर, और यस यस सर 0 से लेकर के और उसका जो रेंज आया था 55 आ रहा था, तो FB तो सही आ रहा है, FB तो, एफएस प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन FS, इसका मतलब भाई इस बार लक खराब निकला। इस क्वेश्चन में मेरा लक खराब हो गया कि मेरा एजम्पशन गलत हो गया। दैट मीन्स ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड कि गलत मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हर बार एजम्पशन सही नहीं हो सकते, रॉन्ग एजम्पशन। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, दैट मीन्स मोशन विल स्टार्ट, ये कंफर्म हो गया आपका, मोशन विल स्टार्ट। अच्छा ये बताओ कौन सा फ्रिक्शन अपनी लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है, ब्लॉक के बीच सर वाला? सरफेस वाला सरफेस तो जो अपनी लिमिट के बियॉन्ड चला गया वो तो काइनेटिक हो गया फिर। यस यस सर यस रॉन्ग एजम्पशन में भी फायदा है भाई कि Fs जो है इज नाउ काइनेटिक, क्योंकि अगर वो स्टैटिक रहा होता तो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू रेंज के अंदर आई होती। कैलकुलेटेड वैल्यू रेंज के बाहर जा रही है, इसका मतलब चलो कोई बात नहीं, हमारा एजम्पशन गलत हुआ, लेकिन एक फायदा तो हो गया कि एक फ्रिक्शन मेरा काइनेटिक कन्वर्ट हो चुका है, तो अब उसकी हेडक खत्म हो गई। काइनेटिक फ्रिक्शन में हेडक नहीं होती क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता। तो म्यू के कौन सा नॉर्मल लेंगे यहाँ पर? 11 kg .4 सरफेस वाला बच्चा 44 से आएगा नहीं 7 वाला FS है सर, तो अब ये कितना आएगा म्यू के? सरफेस वाला, 44 सरफेस वाला देखिए, जहाँ पर सरफेस है उसका म्यू सम ऑफ यस सर 44 सम ऑफ मासेस लेंगे। हाँ, सर 44 न्यूटन पॉइंट, और नॉर्मल बाय सरफेस 11 किलोग्राम के हिसाब से लगेगा, तो ये 44 न्यूटन हो गया। अब आपको ना, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत ज्यादा है। देखो मेहनत ज्यादा इसलिए है, जितने ज्यादा फ्रिक्शन इन्वॉल्व करेंगे आप समझ लो आपका काम उतना बढ़ने वाला है। चलिए एक चीज कंफर्म होगा कि सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अब सेकंड एजम्पशन, एक और एजम्पशन होगा, जानते हो क्या? ये तो कंफर्म हो गया इस क्वेश्चन में, ये कंफर्म हो गया कि 7 किलोग्राम बॉडी आगे जाएगी, कंफर्म हो गया। कैसे कंफर्म हुआ ये 7 किलोग्राम बॉडी आगे जाएगी, ये कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक, लिफ्टिंग ज्यादा आ रही थी। ठीक, तो ये कंफर्म हो गया ना कि 7 किलोग्राम बॉडी उससे बड़ा हो गया सर। जी जी, तो 7 किलोग्राम बॉडी आगे जाएगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 7 किलोग्राम बॉडी 4 किलोग्राम के लिए कैरियर का काम कर जाए। कैरियर का काम करने का मतलब सिर्फ 4 किलोग्राम को अपने ऊपर बिठा करके साथ साथ ले जाए, तो मतलब टुगेदर मूव कर रहे हैं भाई। सर एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। आपने कभी ट्रेवलर कार देखी हो जो 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 होती है, कार के ऊपर सूटकेस रख के ले नहीं जाते हो? यस सर यस सर, तो कार उस सूटकेस को कैरी कर रही होती है है, वैन में ही मान लो, तो क्या गिर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं वो? नहीं करते। कैरियर का काम करते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि देखो 7 किलोग्राम चलेगा, ये कंफर्म हो गया। तो नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 7 किलोग्राम 4 किलोग्राम को अपने साथ कैरी करके ले जाए, मतलब ये टुगेदर चले। हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? यस सर। तो हम वो एजम्पशन ले रहे हैं। अब ये एजम्पशन कि लेट दे मूव टुगेदर, मूव हो रही है, कंफर्म है, दे मूव टुगेदर। तो अब आप फिर से क्या करोगे ना, जब ये फिर से चलेंगे तो अब आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी? देखिए इक्वेशंस क्या बनेगी, इस डायग्राम को ना कॉपी कर लेते हैं एक बार आगे के लिए, और आप देखो अब आप फोर्सेस कैसे दिखाओगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए ग्राउंड पर तो आप फ्रिक्शन कौन सा दिखाएंगे? ग्राउंड वाला फ्रिक्शन जो एफएस था, ये कौन सा दिखाओगे? ये यहाँ पर तो आप काइनेटिक वाला 44 न्यूटन। 44 न्यूटन, अच्छी बात है। चलो, और यहाँ पर ब्लॉक वाला फ्रिक्शन बैकवर्ड और यहाँ पर ब्लॉक वाला फ्रिक्शन फॉरवर्ड। अब आपने एक सेकंड एजम्पशन लिया है कि वो साथ चलेंगे,
पहले तो था कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उसके बाद है कि साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो साथ चलने की एजम्पशन आ गई, तो इसका मतलब अगर हम 4 किलोग्राम की एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं तो फिर 7 किलोग्राम को भी ए लिखना पड़ेगा आपको। यही मतलब वो मूव टुगेदर का मतलब दोनों में सेम एक्सेलरेशन है, और वो न्यूटन सेकंड लॉ से आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन बराबर टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर इकलौता फोर्स एफबी है डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7 किलोग्राम बॉडी के लिए टोटल फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में 66 और बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में 44 न्यूटन तो सरफेस की साइड से आ रहा है और एफबी ब्लॉक की साइड से आ रहा है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय 7, राइट। और इसी को वो रेशियो प्रोपोर्शन वाली प्रॉपर्टी की दोनों के न्यूमरेटर ऐड कर दिए जाएं और दोनों के डिनोमिनेटर ऐड कर दिए जाएं। तो दोनों के न्यूमरेटर जब ऐड किए जाएंगे, फर्स्ट वाले रेशियो का और सेकंड वाले रेशियो का न्यूमरेटर अगर आप ऐड कर दो तो एफबी और माइनस एफबी कैंसिल हो जाते हैं और वो 66 माइनस 44 बेसिकली 22 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब एफबी बाई 4 शुड बी इक्वल टू 2, एफबी बाई 4 इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि एफबी कितना होना चाहिए 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। आप चेक करो, फिर चेक करना पड़ेगा आपको, चेक। इसका मतलब एफबी जिसकी रेंज 0 से लेकर के और कहां तक थी 20 सर रेंज में, तो मेरा सेकंड एजम्पशन सही हो गया, सेकंड एजम्पशन सही हो गया। तो ठीक है, दैट मीन्स अब आप यहाँ पर लकी है, ठीक है, अब आप सही हो गया। अब आप सर, हाँ, तो जो आपने वो हेडिंग लिखी है ना सेकंड असम्पशन वाली, तो वहाँ से आपने कुछ बताया था इम्पोर्टेंट, डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए होता क्या है ना, आप इसको कैरियर वाला कंसेप्ट ले लो यार, एक जस्ट कैरियर वाला कंसेप्ट लो। आप इमेजिन करो, देखो आप ऐसे मान लो कि अपने ऊपर ले लो, आप अपने ऊपर लीजिए। अगर अपने हाथ के ऊपर आप कुछ रख दो, अपने हाथ के ऊपर कॉइन रख दो, अपने हाथ के ऊपर किताब रख दो और आप अपने हाथ को आगे पीछे मूव करें, है ना, तो क्या ऐसा नहीं होता कि आपकी किताब आपके साथ साथ चले, मतलब हाथ पर रख करके नहीं दे सकते हो? यस सर। लोग अपने सर के ऊपर, कुली क्या है, कुली अपने सर के ऊपर सूटकेस रख के चलता नहीं है आगे? यस सर। तो क्या सूटकेस आगे निकल जाता है, कुली आगे निकल जाता है, या साथ साथ चलते हैं वो लोग? साथ साथ चलते हैं। तो कैरियर वाला कंसेप्ट ये बता रहा था मैं कि कोई चीज, सर बेसिकली जो हमने शुरुआत के क्वेश्चंस में किया वही कॉन्सेप्ट इसमें अभी फिर लगाना था, फिर लगाना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ग्राउंड फ्रिक्शन जब आ जाता है ना, तो पहले आपको तो ये चेक करना पड़ेगा कि मोशन होगा भी कि नहीं होगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया ना। यस सर। तो पहले वो चेक किया कि मोशन हुआ कि नहीं हुआ, तो पहले हमने माना कि मोशन नहीं हुआ, लेकिन वो एजम्पशन गलत हो गया मेरा, तो काइनेटिक आ गया, उसके बाद फिर दूसरा केस क्या? इसका मतलब मोशन हो गया। जब मोशन हो गया तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 7 किलोग्राम 4 किलोग्राम को अपने साथ कैरी कर सकता है, मतलब एक साथ चल सकते हैं? तो हमने कहा हमको क्या पता चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, मान के देख लेते हैं। मान के देखा, बाई चांस मेरा आंसर सही आ गया, तो इसका मतलब ठीक है, ये साथ साथ चलेगी। ये पूरा कंसेप्ट। जी सर। एक मिनट बच्चा, कंक्लूड करने दो। यानी इस क्वेश्चन में आंसर तो बताओ फाइनली क्या लिखोगे, आंसर क्या बना? आंसर इस क्वेश्चन में जब 66 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो उस क्वेश्चन में आंसर क्या बना? आंसर ये बना बिटवीन ब्लॉक्स 8 न्यूटन है, एफएस 44 न्यूटन आएगा, एफएस, और ब्लॉक 8 न्यूटन 8 आएगा भैया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। एफबी 28 नहीं बोलेंगे, 28 उसकी अपर लिमिट है। हाँ सर, कैलकुलेट 8 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। किसका, 4 का या 7 का? तो दोनों का। दोनों का। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जी इसकी स्लाइड देखनी है आपको? थैंक यू विनायक भैया, आंसर आ तो रहा है सेम वाले से भी यार। 66/11 थोड़ी करोगे, बिकॉज 66 के अपोजिट में 44 भी लग रहा है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि यार हम कोई ट्रिक नहीं बता पाएंगे, बिकॉज ट्रिक्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ट्रिक्स उस बच्चे के लिए है जिसने उस ट्रिक को खुद बनाया हो। दूसरे की बनाई गई ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे ना, फंस सकते हो। मतलब जुगाड़ है ना, तो एक आदमी का जुगाड़ दूसरे के लिए कैसे चलेगा? तो आप लॉजिक से देखें। एनीवे नेक्स्ट पे आओ, चलो रिपीट करो यार। 88 न्यूटन लगा है, 88 न्यूटन क्या हुआ बच्चे बताओ?
तो वो एक चीज ये पूछनी थी, जो क्वेश्चन हमने वो वाला किया था, मास निकालना था जिसमें कैपिटल M। सो उसमें अगर क्वेश्चन ये होता कि इफ दे डू नॉट मूव टुगेदर, तो सर जो हमने आंसर निकाला बस वही, उतनी रेंज हमारी नहीं होती आंसर में, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब 7.5 से बड़ी वैल्यू कर दो। यस सर, एक्सक्लूडिंग दैट वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ओके, फटाफट करें यार, इसको 88 कर दिया, मतलब फोर्स। और हाँ बताएं सर पिछले क्वेश्चन में जब हमने अज्यूम किया कि साथ में चल रहे हैं, मतलब सेम एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो सर आपने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि कंबाइंड मास सिस्टम कैसे भी आ जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि वो आता तो इसी रेशियो प्रोपोर्शन से ही है। तो कंबाइंड मास आप कह रहे हो कि 11 किलोग्राम मान लें उसको, मान लीजिए, तो उस 11 किलोग्राम पर फोर्स कितना है? उस पे 66 नहीं है, 22 लगेगी। 11 किलोग्राम पर 66 फोर्स नहीं है। ग्राउंड वाला फ्रिक्शन लेस तो करो। ओके सर, जी सर। तो यही तो आ रहा है यहाँ से, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये दोनों रेशियो ऐड करके वही चीज तो बनी। इसी को मैं कह रहा हूँ कि जो सिस्टम मान करके करते हो वो क्यों रिस्क लेना यार। मुश्किल से 30 सेकंड्स का फर्क आएगा, इवन 10 सेकंड का फर्क आता है इक्वेशन लिखने में, अगर प्रैक्टिस होगी तो। जी सर, है ना। बस इसको इसलिए कह रहा हूँ कि हम फालतू ट्रिक भी याद करें और उसमें फंस भी जाएं, इससे अच्छा कि रहने दो। हम कोई ऐसा मेथड फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए 88 न्यूटन पर क्या होगा बच्चा, देखो 88 न्यूटन पर तो ये तो 100% श्योर होगा कि मोशन चलेगा, बिकॉज सेम डेटा यूज कर रहे हो अभी फिलहाल। तो अब मैं अपना टाइम बचाने के लिए जस्ट थोड़ी देर के लिए, ये तो 100% सही है कि जब 66 न्यूटन में मोशन स्टार्ट हो चुका था तो 88 पर तो होगा ही होगा। दूसरा एजम्पशन लिखो क्या होगा यार, ये तो 100% श्योर हो कि मोशन होगा, इसमें 100% श्योर हो गए। 88 न्यूटन लग रहा है, मतलब मोशन होगा। अब बताओ आगे, बोलो। तो आप ग्राउंड पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन दिखा दें Fs, और वो वैल्यू 44 है। उसके अलावा फिर Fb और फॉरवर्ड Fb, और फिर एक बार ना एजम्पशन 2 लेके कैरी करो। एजम्पशन 2, एजम्पशन 1 नहीं, एजम्पशन ये मानो कि मूव टुगेदर वाला, और फास्ट करेंगे जल्दी से, मूव टुगेदर फास्ट। तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 4 किलोग्राम के लिए Fb डिवाइडेड बाय 4 7 किलोग्राम के लिए 88 माइनस 44 माइनस Fb डिवाइडेड बाय 7, और फिर भाई रेशियो प्रॉपर्टी से ऊपर के न्यूमरेटर ऐड हो गए तो 44 हो गया और नीचे 11 हो गया, यानी कि 4। चेक करो Fb की वैल्यू क्या बनती है इन दोनों से। तो 16 न्यूटन। 16 न्यूटन। तो ठीक है ना, ये तो लेस देन 28 है ना, 28 था इसकी रेंज। यस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी बॉडीज क्या करेंगी, साथ साथ चलेंगी, टुगेदर मूव करेंगी। राइट, साथ साथ चलेंगी। बस ऐसे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अच्छा, इन केस मान लो एजम्पशन 2 भी गलत आ जाता, सपोज करो कि Fb की वैल्यू 32 न्यूटन आ जाती, तो क्या मतलब हो जाता? सर उसमें दोनों ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक लगने लगता है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो क्वेश्चन हो जाएगा ना, फिर तुम कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ये बताओ। अब आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा मैं चेंज करने जा रहा हूँ। ये F88 नहीं है, थोड़ा सा मैंने इमेज कॉपी की है, लेकिन इसको हटा देते हैं। अब आपको बताना यही है कि F कितना होना चाहिए मिनिमम। ये F88 नहीं लिखना आपको, 88 काट दीजिए इसको, ठीक है। 88 की बजाय आप बताओ कि F एग्जैक्टली कितना होना चाहिए ताकि मोशन स्टार्ट कर पाए, बताएं। मतलब इस क्वेश्चन में आप F इज नॉट 88 है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अब वो इरेज नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज आप F88 न्यूटन नहीं है, ध्यान रखना है। इसको मैं ट्राई करता हूँ, अगर ये इरेज हो जाए यहाँ से तो ये नहीं होगा। एनीवे, तो आप बताओ कि F की मिनिमम वैल्यू बताओ टू स्टार्ट मोशन एट एनी पॉइंट। So 55 न्यूटन। नहीं, ध्यान सुनो, क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन पढ़ो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए ताकि मोशन किसी एक कहीं पर भी स्टार्ट हो जाए। सर साथ साथ एक्सेलरेशन के लिए नहीं भैया, नहीं आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप लोग या तो प्री माइंडसेट के साथ बैठे हो कि या तो कुछ क्वेश्चन लगा चुके हो आप और आप वो मुझसे सुनना चाह रहे हो, या क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। टू स्टार्ट मोशन एट एनी सरफेस, मतलब कि आप कम से कम कितना फोर्स लगाएं जिससे या तो 7 किलोग्राम चल दे
या 4 चले या दोनों चले टू स्टार्ट मोशन एट 28 एनी सरफेस। 44 आएगा सर, 44 शायद। मोशन एट एनी सरफेस कह रहा हूँ। तो 28 होगा, ऊपर वाले का तो 28 है। 28 ही चाहिए स्टार्टिंग के लिए। हाँ पक्का 28 होगा। यस सर, उससे 4 वाला चलने लगेगा। हमें तो किसी भी सरफेस पे मोशन चाहिए। यस सर, तो सर 4 को अगर ले लें तो उसका 28 ही आएगा। तो 28 न्यूटन के बाद कौन सा फोर्स चलेगा फिर ये बताओ। सर 4 kg वाला चलेगा। यस सर। अच्छा कैसे चलेगा देखो, बताओ चलो देखो जरा। इसमें अगर देखते हैं यहाँ पर यहाँ नहीं बन रहा कुछ, दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को। चलो अलग से बना लेते हैं, अलग डायग्राम। देखो समझाना मेरे को। 7 किलोग्राम और यहाँ पर 4 किलोग्राम। सर 28 के लिए फोर्स 4 kg ब्लॉक में नहीं लगाना पड़ेगा सर? यस क्योंकि 7 kg में लगाएंगे तो उसे मिनिमम 44 चाहिए होगा। बट यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है ना किस पे फोर्स लगा। देखो तो बता रहा हूँ बच्चा, बता रहा हूँ ना। तरीके लॉजिकल तरीके से चलो ना, सिस्टमेटिक तरीके से, कोई जुगाड़ नहीं चलता। यही रॉन्ग अप्रोच हो जाती है। रैंकर्स बच्चा अगर कोई होगा ना, कोई भी रैंक ओरिएंटेड बच्चा है, स्पेशली अगर आप 3 डिजिट रैंक की बात करें या 2 डिजिट रैंक की बात करें, तो उनकी ये अप्रोच होती ही नहीं है। वो इतनी जल्दीबाजी में जाते ही नहीं। वो पहले पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे इसकी, पूरी तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। उनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती। अभी हिंदी में भी कहावत है, जल्दी का काम शैतान का होता है। हाँ सर 44 ही आएगा, वरना 4 kg पे फ्रिक्शन कैसे आएगा। अब आप यही सब एग्जाम में करके आओगे, मतलब 28 टिक कर दोगे ऑप्शन में और ये सब करोगे। क्या मतलब जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो यार? जेईई एडवांस में बहुत टाइम मिलता है। देखिए पहले तो आप लॉजिक सुनो, क्या लॉजिक सुनो, उसके बाद बात करना जो भी होगा। सबसे पहले आपने सरफेस वाला फ्रिक्शन दिखाया, एफएस दिखाया, एफबी दिखाया। ध्यान से करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। और 4 किलोग्राम बॉडी पर आप एफबी दिखा रहे हो। अब आपसे कहा जा रहा है मिनिमम फोर्स बताइए मोशन स्टार्ट हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं मैक्सिमम फोर्स निकालता हूं जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगा। उल्टा कर दो ना आप, है ना। ये उल्टा नहीं कर सकते कि अप टू व्हाट वैल्यू ऑफ एफ, अप टू व्हाट एफ मोशन विल नॉट स्टार्ट, यानी सिस्टम विल बी मोशनलेस कह लीजिए। क्या दोनों बातें सेम नहीं हो गई? यस सर। मोशन कब स्टार्ट होगा उसकी जगह पर मैं ये पता लगा लेता हूं कि कब तक नहीं होगा। यस सर। ठीक है जी, समझ गए। अब देखो तो मोशन लेस रहे तो उल्टा करो ना, बिकॉज मोशन लेस करने में न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है, वो जो अच्छा है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर बॉडी मोशन लेस है तो क्या होना चाहिए बताइए? अगर कहीं मोशन हो ही नहीं रहा है तो आप बताओ 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर एफबी कितना होना चाहिए? 0 और अगर एफबी 0 है तो एफएस कितना होना चाहिए फिर? एफ के बराबर। हाँ अच्छा, अब ये जो एफएस है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? एफएस म्यूएस इनटू एन, सरफेस वाले म्यूएस। इसका मतलब एफ मैक्सिमम आप 55 न्यूटन कर दें। एफ मैक्सिमम बराबर 55 न्यूटन, यानी 55 न्यूटन तक कहीं मोशन नहीं होगा। तो ना तो इसका आंसर 28 है और ना ही इसका आंसर 44 है। 55 न्यूटन तक की फोर्स में मोशन होगा ही नहीं कहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस किस टाइप के होंगे? मतलब वो कोई भी नॉर्मल वैल्यूज दे देंगे? वो सारे ही मुझे लग रहा है दे देंगे, कंफ्यूज करने। वो तो देंगे बच्चा। वो देखो मैं बच्चा, अगर मेरे को एक क्वेश्चन बनाना होगा ना तो मेरा पहला ऑप्शन ये होगा 28 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन मैं 55 को भी ऑब्वियसली इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, क्योंकि एक करेक्ट आंसर भी देना होता है। और थर्ड आंसर 44 न्यूटन का। और डी जो है वो कोई रैंडम वैल्यू चूज कर लेंगे, मान लो आपको कोई भी रैंडम वैल्यू। नन ऑफ द 71 कुछ भी मान लिया, 50 भी है ऐसे करके। तो अगर मेरे को ऑप्शन चूज करना होगा, मेरे को ऑप्शन सेट करने होंगे, और मेरे को नहीं, जो पेपर सेटर्स है ना यार वो इतने हाईली क्वालिफाइड है, उनको साल भर एक ही काम करना है। 1 साल उनको मिलता है पेपर बनाने के लिए, चुन चुन के क्वेश्चंस लाते हैं वो लोग। तो भाई, और हम जैसे आप जैसे स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट बहुत होती है एक्चुअली। आप लोग को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत जल्दी है, पता नहीं किस चीज की जल्दी, कहाँ जाना है तुम लोग को, क्या करना है। ऐसा आपने खटाक से मारा 28 और उधर आंसर शीट में आपको मिला -1। बाहर निकले तो कह के आते हो कि 250 नंबर का पेपर करके आए हैं।
और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पता चला भैया 120 नंबर है खाली। पेपर होने के बाद तो तुर्रम खान बन जाते हो। तुर्रम खान का मतलब मुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं, 250 नंबर करके आया हूँ मैं। सर जी सर, लेकिन जैसे आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए रैंडम, उसमें जैसे आपने 55 न्यूटन लिखा, क्वेश्चन तो कह रहा है मिनिमम टू स्टार्ट द मोशन, तो 55 पे भी स्टार्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो हम कहेंगे स्लाइटली मोर देन 55। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैथ में स्लाइटली को क्या कहोगे? 55 से बड़ा नंबर बताओ। तो 55 से बड़ा नंबर तो फिर वही हो गया, फिर अब लोग लगाते रहो जीरो, पता नहीं कितने जीरो लगाओ, वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जीरो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, आखिरी में कहीं जाके 1 लगा दो, हो गया 55 से बड़ा हो गया। सर इस क्वेश्चन का ये मतलब नहीं हो सकता अगर वो कह रहे हैं कि एफ मिनिमम टू स्टार्ट मोशन मतलब जस्ट स्लिपिंग कंडीशन वाला? हाँ वही मतलब हुआ, तो वही तो हुआ 55 में कि होने वाला है बस अब। यस सर, मतलब हमको वही जस्ट स्लिपिंग कंडीशन एक तरीके से देखना जी रहेगा। जी, तो इसका आंसर 55 दे देंगे। हाँ अगर एक देखो मैं बता रहा हूँ, अच्छा हो तुमने एक पॉइंट बता दिया, जो वो बढ़िया पॉइंट बताया तुमने। अगर मैं एक ऑप्शन ये डाल दूं ना इसमें, स्लाइटली मोर देन 55, सर तो मोर एप्रोप्रिएट यही होगा। तो अब डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगर ये आंसर में नहीं है तो बी आंसर है। फिर देखना पड़ता है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। और सर अगर ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, दोनों भी कर सकते हैं सर। दोनों, अरे यार पागल, देखो कुछ मल्टीपल करेक्ट भी होते हैं ना सर। तो सर क्या होता है? बट दोनों का मतलब अलग अलग है ना। तुम अगर दोनों है ना, अगर दोनों है तो डी ऑप्शन टिक होगा सर। अगर 55 और स्लाइटली मोर देन 55 है तो 55 स्लाइटली मोर देन 55 को टिक करिए। अगर सर मैं ये पूछ रहा हूँ, पूछिए सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये बी और डी ऑप्शन दोनों हैं और आंसर 55 न्यूटन के लिए, वो क्वेश्चन क्या होगा? मतलब जस्ट स्लिपिंग कंडीशन के लिए क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? वो ये होगा कि द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। अच्छा सर, तो सर टू स्टार्ट बट मोशन यहाँ पे सर यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या है। है कि हैज स्टार्टेड, तो हम लोग 55 भी नहीं कर सकते हैं देखा बिल्कुल जाए बिल्कुल तो। नहीं, वो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप लैंग्वेज वाइज तो 55 भी नहीं होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि मान लो डी ऑप्शन ये है ही नहीं, और डी ऑप्शन में यहाँ पर कुछ वैल्यू है, सपोज करो 50, तो इन चारों में तो एप्रोप्रिएट 50 हुआ ना, 55। यस सर 55 होगा। जी ऑब्जेक्टिव में ये देखना पड़ता है कि विच इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर। कभी कभी ना जेई मेंस में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, जेई मेंस में कभी कभी क्या होता है, वो इतने बेवकूफ वाला काम करते हैं कभी कभी, उनके ऑप्शन देखो कभी कभी ऐसे होते हैं 55 भी नहीं होगा आंसर में, 58 होगा। अब आप कहोगे यार मेरा आंसर 55 आ रहा, तो 55 तो है नहीं इसमें कोई, 58 होगा आंसर। तो 58 टिक कर दो, कोई बात नहीं। अब भाई ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी सी ना स्मार्टनेस का गेम भी है यार, नॉलेज तो है ही है, बट उसमें स्मार्टनेस ये होती है कि हमारा आंसर जल्दी कैसे, क्विक आंसर कैसे आएगा, स्पीड। तो वो प्रिपरेशन का सेकंड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज होता है आप नॉलेज गैदर करो, पहले पूरी कंसेप्ट बनाओ, और एक बार कंसेप्ट बनने के बाद फिर इतने क्वेश्चंस लगाओ ताकि आपकी स्पीड जो है वो फिर T20 वाली बन जाए। जब आप प्रैक्टिस करें तो टेस्ट मैच मान करके खेला करो, जब आप चैप्टर पढ़ो तो आप मान लो आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाए तो आप ये मानिए कि अब आप T20 पर आ चुके हो सेकंड स्टेज में। अच्छा इसी क्वेश्चन में सुनो, सेम क्वेश्चन में नहीं, वनडे नहीं आता भैया, देख वनडे वाला कोई मैच नहीं है, या तो सीधा टेस्ट मैच या फिर सीधे 2020, बस काम खत्म। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये फोर्स नीचे 7 किलोग्राम की बजाय ऊपर 4 किलोग्राम पे लगाया होता मैंने, मान लीजिए सेम क्वेश्चन में, मतलब इस तरीके से होता, नीचे 7 किलोग्राम बॉडी, ऊपर 4 किलोग्राम बॉडी, और ऊपर 4 किलोग्राम बॉडी पर आप फोर्स लगाओ, और क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि बताइए कम से कम कितना फोर्स लगाएं तो कि मोशन स्टार्ट हो जाए। एफ मिनिमम टू स्टार्ट, क्या हो रहा है यार ये, एफ मिनिमम टू स्टार्ट मोशन एट एनी पॉइंट मोर देन 28 न्यूटन। अब मोर देन 28। यस सर, एट एनी सरफेस, कहीं पर भी, या तो 7 के ग्राउंड पे मोशन स्टार्ट हो जाए या ऊपर हो जाए, पक्का 28 होगा। So more than 28. Yes, sir, more than 28 to start more. हाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आप पिछले वाला का लो, जो पीछे दिया था वही ले लो, मतलब ब्लॉक्स के बीच 0.7 और 0.6 लेना है, और सरफेस पर 0.5 और 0.4 लेना है, मतलब यही डेटा यूज करना है, बट फोर्स नीचे लगाने की बजाय ऊपर लगाया जा रहा है, और कुछ नहीं कर रहे हैं जस्ट। तो आप अपने इसके हिसाब से देख लो आंसर क्या बन जाएगा फिर, 28 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अब 4 किलोग्राम पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा
7 किलोग्राम पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। पहले ये वाला कंसेप्ट समझो। सबसे पहले फ्रिक्शन यहाँ दिखाओगे, और जब अच्छा सरफेस वाला फ्रिक्शन किधर लगेगा? सरफेस वाला फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा या राइट साइड लगेगा? सर तो लेफ्ट साइड, राइट लगने राइट, देखिए एक बार बताएं। राइट साइड, लेफ्ट लगेगा हाँ। ये। लेफ्ट लेफ्ट लगेगा। लगना चाहिए क्योंकि फोर्स 7 kg साइड दोनों पे में से आगे फ्रिक्शन मूव की कर वजह देते से फिर हैं। वो स्लाइड राइट करेगा। लेफ्ट साइड। टेंडेंसी उसकी राइट मूव करने की। इट्स अ टेंडेंसी तो राइट ही है जन। जी सुनो सुनो, सबसे पहले आप क्या हो रहा है कि जब आप 4 किलोग्राम को पुश करोगे तो ये फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा। अब प्रैक्टिकल बात है, जिसको आप धक्का दोगे वो तो आगे ही जाएगा। तो 4 किलोग्राम को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो 4 किलोग्राम फॉरवर्ड जाना चाहता है, इधर ये आगे जाना चाहता है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगा। न्यूटन थर्ड लॉ से उसका रिएक्शन 7 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड आया। मैं इसको आपको सीक्वेंसिंग बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एफ लगाया एक्शन, ठीक, तो उसके अपोजिट क्या आया? एफ बी, ठीक है, और एफ बी का रिएक्शन आया 7 किलोग्राम बॉडी पर। मतलब आपके जो फोर्स लगाया उसका रिएक्शन 4 किलोग्राम बॉडी पर फ्रिक्शन के फॉर्म में गया, और इस फ्रिक्शन का एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ये जो रिएक्शन बोलो ये थर्ड लॉ से बोल रहे हो आप, थर्ड लॉ से, कि 7 किलोग्राम बॉडी पर फॉरवर्ड फ्रिक्शन चला गया। फॉरवर्ड फ्रिक्शन ऑन द 7 किलोग्राम बॉडी इसको फॉरवर्ड मोशन कराना चाहेगी। 7 यस सर, अब इसके ऑपोजिट लगेगा। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉरवर्ड यस फ्रिक्शन सर, लेफ्ट साइड लगे। की टेंडेंसी होगी कि 7 किलोग्राम को आगे लेके जाए, तो सरफेस इसको अपोज करेगा। अब मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट द मोशन के लिए हमेशा आप उल्टा चला करो, आप मैक्सिमम फोर्स निकालो, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स फॉर मोशनलेस कंडीशंस, आप ये निकालो, उल्टा करा करो हमेशा, कि मैक्सिमम फोर्स निकालो जब तक ये बॉडी मोशनलेस रहेगी, यानी रेस्ट पे रहेगी। तो रेस्ट पे 4 किलोग्राम बॉडी को अगर आप रेस्ट पे रखना चाहते हो तो उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एफ लग रहा है और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एफ बी लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये मोशन ना कर पाए तो कैपिटल एफ और एफ बी बराबर होने चाहिए, नंबर वन इक्वल होने चाहिए। और 7 किलोग्राम बॉडी ना मूव कर पाए उसके लिए एफ बी और एफ एस ये बराबर होने चाहिए, एफ बी इक्वल टू एफ एस होना चाहिए। ये दूसरी इक्वेशन है। अब एफ बी मैक्सिमम कितना हो सकता है ब्लॉक्स के बीच वाला? अगर सेम डेटा सर म्यू एस है तो वो सेम डेटा 28 न्यूटन। पहले वाला यही वाला 28। इसका मतलब अब आप कह सकते हो कि एफ मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 28 न्यूटन। 28 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड होगा ना फिगर में कि कौन से ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है? हाँ ऑब्वियसली दिया जाएगा। ओके सर, मतलब सर कोई ऐसा रैंडम तो नहीं है कि सर ऐसा हो question सकता है कि ना दिया हो? ये मेंशन ही नहीं है। मजाक थोड़ी कर रहा कोई दिया जाएगा यार, हम सबको दिया जाता है भाई, हम लोग मजाक नहीं खेलते, मतलब हाइड एंड सीक थोड़ी चल रहा है। चलो ये एक दो क्वेश्चंस और हैं बस ये, और फिर हम इसके बाद ये दो क्वेश्चंस हैं, ये इंक्लाइन प्लेन वाले हैं। ये 2 kg 4 kg साइड बाय साइड रखे हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना मुझे ध्यान नहीं, बट ये क्वेश्चन आपका बेसिकली एचसीबी से लिया गया है, एचसीबी का ही क्वेश्चन है ये। और एचसीबी में एक 3 ब्लॉक सिस्टम का भी क्वेश्चन है। और एचसीबी के जो आखिरी के 3-4 क्वेश्चंस हैं कुछ 27, 28, 29 और 31 जी, तो इनको हम ना इनके लिए एक दिन सेपरेट क्लास करेंगे, बिकॉज रेगुलर क्लास में नहीं करेंगे। रेगुलर क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो बता देते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अभी सर्कुलर मोशन बचा है ना, सर्कुलर मोशन में न्यूटन लॉ। जी सर। यस चलिए एचसीबी क्वेश्चन देखो जल्दी से। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये 2 और 4 किलोग्राम बॉडीज का एक्सेलरेशन निकालना है आपको। देव पता नहीं, क्वेश्चन नंबर ध्यान नहीं, बट एचसीबी का ये मैं वैल्यू भी वहीं से उठाई है कि क्वेश्चन नंबर 18 है। 18, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है। तो बस इसका हिंट बता दें आपको क्या करना है। कितना एक्सेलरेशन होगा यार? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 4 किलोग्राम एंड द प्लेन इज 0.3, मतलब यहाँ पर 0.3 कोफिशिएंट है और यहाँ पर 0.2 कोफिशिएंट है। और अगले क्वेश्चन में इंटरचेंज कर दिए गए हैं। अगले वाले में 2 किलोग्राम के साथ 0.3 है और 4 किलोग्राम के साथ 0.2 है। पर्पस क्या है इस क्वेश्चन का? पर्पस क्या है? ये क्यों करवाया जा रहा है आपसे? इसका क्या जरूरत है? मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक बार 4 किलोग्राम में ज्यादा दे रहे हैं और एक बार 2 किलोग्राम में ज्यादा दे रहे हैं, क्या क्या वजह हो सकती है इसकी? सर ओवरऑल रिजल्ट उल्टे आएंगे। रिजल्ट उल्टे? सर एक बार 2 किलोग्राम वाला पुश करेगा और एक बार नहीं पुश करेगा सर। ये नॉर्मल एक बार लगेगा, एक बार नहीं लगेगा। जी जी बिल्कुल करेक्ट। इसमें होगा क्या कि इसमें होगा ये कि फ्रिक्शन को, और ये जेई का ना, जेई का मैट्रिक्स मैच भी आ चुका है, जेई में मैचिंग करके आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। एचसीबी का यही क्वेश्चन
रिसेंटली आया है, मतलब लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर। देखिए इसमें होता ये है कि अगर हम एक को μ1 से डिनोट करें और एक को मान लो μ2 से डिनोट करें, तो ये डिपेंड करता है कि μ1 μ2 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, और उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों के बीच नॉर्मल की वैल्यू लगेगी या नहीं लगेगी, ये डिसाइड होता है। मतलब ये दोनों कांटेक्ट में होंगे कि नहीं होंगे, ये डिसाइड हो जाएगा आपका। ऐसा भी हो सकता है कि ये बीच में अपना कांटेक्ट छोड़ दें, मतलब 4 किलोग्राम आगे निकल जाए, 2 किलोग्राम पीछे रह जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि में डिपेंड करेगा जी, और ऐसा भी हो सकता है कि ये चिपक के साथ चलें, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि ये चिपक के साथ चलें, और एक हो सकता है कि नहीं तुम अलग चलो मैं अलग चलूं। तो ना एक काम करें फास्ट तरीके से, देखो बहुत फास्ट तरीके से काम करने वाले हैं यहाँ पर। हम इसको μ1 μ2 मानते हैं, एक को μ1 और एक को μ2। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी दो हैं। एक पॉसिबिलिटी मे बी दे विल मूव टुगेदर एज अ यूनिट, दे विल मूव टुगेदर, और दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ये दो पॉसिबिलिटी है, दे कैन मूव टुगेदर और दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली। तो एजम्पशन फिर हो गया यहाँ पर, एज्यूम क्या, दे मूव टुगेदर, दे मूव टुगेदर। चलो अब जल्दी से इक्वेशन देखते हैं। मूव करेंगे, ये मान लिया कि मूव हो करेंगे, मतलब चलो तो अब जरा डायरेक्ट करना। 4 किलोग्राम बॉडी पर, अच्छा ये भी ऑब्वियस है कि चलेंगे तो नीचे ही चलेंगे, ये ऊपर तो चल नहीं जाएंगे। तो 4 किलोग्राम बॉडी पर नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो mg sin थीटा, mg sin थीटा हो जाएगा। तो mg sin थीटा का मतलब 4 into g 40 और sin 40 by थीटा 20। तो ये mg sin थीटा हो गया, ठीक। अच्छा 2 किलोग्राम इस 4 किलोग्राम को फॉरवर्ड नॉर्मल लगाएगा, पुश करेगा नीचे की तरफ, नॉर्मल की तरफ, तो प्लस नॉर्मल जो ब्लॉक्स के बीच में लगा, mg sin थीटा नीचे लगेगा, और पीछे के 2 किलोग्राम बॉडी की वजह से नीचे की साइड पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, दो फोर्स हो गए, और अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन लगेगा। तो माइनस, क्योंकि ये चल रहे हैं तो फ्रिक्शन काइनेटिक वाला लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो वो μ2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इस 4 किलोग्राम बॉडी के ऊपर जब आप दिखाओगे बीइंग इन इंक्लाइंड प्लेन, तो क्या वैल्यू होगी उसकी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर दिखाएं तो वो mg यानी कि 4 into g 40, और याद करें cos 30 into cos 30 यानी √3/2। ये हो गया आपका आंसर ए का फर्स्ट इक्वेशन। और 2 किलोग्राम बॉडी के केस में, इन केस ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी, उस पर mg का डाउनवर्ड कंपोनेंट 2g sin थीटा है, 20 sin थीटा यानी कि 10, और 4 किलो मास नहीं होगा। ये सर मास तो लिखा ही नहीं आपने। अरे ले, हाँ सॉरी 4 लिख देते हैं, 4a मास इनटू एक्सेलरेशन। 2 किलोग्राम बॉडी पर बताना, 2 किलोग्राम बॉडी पर डाउन द प्लेन mg sin थीटा यानी कि 20 sin 30 यानी कि 10। 4 किलोग्राम बॉडी 2 किलोग्राम बॉडी पर किधर नॉर्मल लगाएगी, ये 4 किलोग्राम बॉडी 2 किलोग्राम बॉडी, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस एन भी सब्ट्रैक्ट हो गया, और माइनस फ्रिक्शन फोर्स μ1 और उसका वेट 20 into cos 30 √3/2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, मतलब 2 into a। अब आपको करना क्या है, इन दोनों से ना nb कैलकुलेट करना है आपको, nb की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 4a बन जाएगा, ये यहाँ पर 4a है, और यहाँ फिर इक्वेट हो जाएंगे, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ये बेसिकली मैथ हो गई कि इन दोनों से nb निकालना है मेरे को और a को एलिमिनेट कर देना है। तो एक बार जरा करो आप, इसमें अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखा पाए हम लोग। इक्वेशन 2 को हम क्या करना चाहते हैं कि इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 माइनस 2nb माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 20 √3 μ1 और ये 4a हो जाएगा, और ऊपर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर 20 बन रही है, और फिर दोनों इक्वेशंस मेरे ख्याल से क्या कर दिए जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए साइड, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो उससे काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी। ये 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, nb और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस 2nb ऐड हो जाएगा, मतलब 3nb, और यहाँ पर माइनस 20 √3 μ2 और यहाँ माइनस 20 √3 μ1, तो माइनस 20 √3 कॉमन, और μ1 माइनस μ2 हो जाएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद, आई थिंक से, है ना यार, यही तो आ रहा है ना, इक्वल टू राइट साइड 0, यानी nb की वैल्यू nb आ रहा है 20 अपॉन √3 टाइम्स μ1 माइनस μ2। ये आ रहा आंसर यार, मैंने आपके लिए एक बार कैलकुलेशन कर दी है ताकि इसमें ये ना लगे कि यार बीच में छोड़ दिया आधे रास्ते में, वो सब नहीं। तो एनबी की वैल्यू ये आएगी। अब आप खुद बताओ एनबी की वैल्यू पॉजिटिव आने की कंडीशंस क्या हैं?
सर mu1 mu2 से बड़ा हो। तो mu1 मतलब जो 2 किलोग्राम बॉडी का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 4 किलोग्राम बॉडी के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से बड़ी होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में देखो क्या है, पहले पार्ट नहीं है। हाँ नहीं है ना, इसका मतलब इसमें बॉडीज कांटेक्ट में होंगी कि नहीं होंगी? सर नहीं होंगी। नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब ये अलग अलग चलेंगी। सर mu1 आपने 0.3 लिया, mu2 0.2 लिया है। mu1 4 किलोग्राम का 1.2 है। mu1 2 किलोग्राम वाला है, 2 किलोग्राम वाला। अच्छा सॉरी सर। और ये 0.2 mu1 है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, और 0.3 mu2। तो एक्चुअली जब आप इस वैल्यू को एंटर करोगे तो NB नेगेटिव आ जाएगा। यस सर। तो नेगेटिव NB तो हो नहीं सकता कभी, नॉर्मल नेगेटिव में आता ही नहीं कभी। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन दोनों बॉडीज में आपस में कांटेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फर्स्ट इक्वेशन में आप NB हटा दो ना, जब कांटेक्ट में होगा ही नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन में NB तो आएगा नहीं। अब तो बेसिकली NB नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम उसको 0 वाला मान के चलेंगे। राइट, नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब NB को 0 मान लीजिए। लेकिन तब क्या होगा, यहाँ पर A1 A2 करने पड़ेंगे आपको, अलग अलग एक्सेलरेशन। A1 A2 करना पड़ेगा। ये फिर वही बात हो गई कि 3 अननोन्स हैं, A1 A2 और दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल। तो 3 अननोन, 2 इक्वेशन सॉल्व होंगे नहीं। तो या तो A1 A2 बराबर हो जाए या NB 0 हो जाए, या NB 0 हो जाए। हाँ हाँ जी अनुरुद्ध, ठीक है। तो इसका मतलब ये करना है आपको, और आंसर मैच करिएगा बुक से। हम नहीं बताने वाले आंसर क्या आ रहा है, आपकी बुक में है क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। इस बार उल्टा हो गया। इस बार हमने इसको mu1 कहा था, 2 वाले को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इसको mu2 कहा था। और जो नॉर्मल कैलकुलेट किया था ब्लॉक्स के बीच में, उसकी वैल्यू 20/√3 और mu1 माइनस mu2 थी, या mu2 माइनस mu1 थी। हाँ, mu1 माइनस mu2 तो सही है। तो mu1 माइनस mu2 ही था। तो आपकी बार इस बार हो जाए। आपकी 0.3 mu1 दे रही है उन्होंने, और 0.2 को mu2 दिया है। पॉजिटिव आएगा। ये सब बहुमत मिल जाएगी। हाँ जी, बहुमत मिल गया इसको। तो और अब क्या करोगे, इससे क्या होगा ना, आप NB कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर वैल्यू पुट करके mu1 mu2 की वैल्यू रख करके यहाँ से NB निकाल लीजिए, और ये NB ला करके फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि आपके तो दोनों सेम एक्सेलरेशन पे आएंगे ना यार। क्योंकि जब आपका NB पॉजिटिव है इसीलिए। NB पॉजिटिव मतलब यहाँ पर A और A लिखो, और NB 0 तो यहाँ पर A1 A2 कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए इनको। ये देख लेना, HCV का क्वेश्चन नंबर 18 है। और वहीं पर एक क्वेश्चन है जिसमें 3 ब्लॉक सिस्टम दिया, उन्होंने 3 ब्लॉक्स लगाए हैं। जैसे हम लोग स्टैक ऑफ ब्लॉक्स में 2-2 ब्लॉक रख रहे थे, उन्होंने एक और ब्लॉक रख दिया, ऊपर 3 ब्लॉक कर दिए। यस सर। तो वो आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, और